मेरा रिक्वेस्ट है, सब अपने आप को म्यूट मोड पे रखें। और जब भी कोई क्वेरी होती है, यस, हैंड को रेज कर सकते हैं, राइट? फिर अपन बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने फेयर वैल्यू ढूंढने की श्रृंखला में एस्टिमेट करना सीखा, राइट? इससे पहले के एपिसोड में आप लोग देख रहे थे लॉन्ग टर्म डेटा कैसे फीड किए जाते हैं आपकी कंपनियों में, राइट? उनको सेल्स प्रॉफिट को कैसे भाव के साथ कंपेयर किया जाता है। हमने कई कंपनियों के उदाहरण देखे जहां पे सेल्स बढ़ने पे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आती है, प्रॉफिट बढ़ने पे भाव पे क्या इफेक्ट आती है, ये हमने जाना, राइट? अब दोस्तों, समय आया है, अगर आपको ये जानना है आने वाले समय में आपकी कंपनी का भाव कहां तक पहुंचेगा, तो हमें ये अंदाज लगाना पड़ेगा कि हमारी ये कंपनी आने वाले समय में कितना प्रॉफिट करेगी। क्योंकि भाव आपके प्रॉफिट पे डिपेंड है। जितने ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उतने ज्यादा भाव यानी कि आपकी कंपनियों के वैल्यूएशंस बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो प्रॉफिट तो डिपेंड है सेल्स के ऊपर, राइट? सिर्फ स्मार्ट होने से, सिर्फ अच्छी क्वालिटी का होने से प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। धंधा बढ़ना अत्यंत जरूरी है। हम कितनी क्वालिटी कंपनी क्यों ना हो, यस, अगर हमारी क्वालिटी कंपनी की बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, हमें पता है कैसे अच्छे मार्जिन मेंटेन करने हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू होगी, कंसिस्टेंट होगी। डिविडेंड कंटिन्यू मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, पर वो बढ़ेंगे नहीं तो वो काम के नहीं है। तो अच्छा लगेगा अगर आज मुझे 1 लाख रुपया डिविडेंड मिल रहा है साल का, और 10 साल बाद भी मुझे लाख मिले? वो काम का नहीं है। महंगाई के साथ, महंगाई से डबल स्पीड से डिविडेंड भी बढ़ने चाहिए। दोस्तों, ये कब हो सकता है? जब आपकी जो कंपनी है उनके धंधे यानी कि सेल्स बढ़ते जाए दोस्तों, राइट? तो तीनों चीज को ध्यान में रख, अगर आप क्वालिटी कंपनी में पैसा डालते हो और ग्रोइंग इंडस्ट्री में पैसा डाला है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारी कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे। अब हमें एस्टिमेट लेना चाहिए हमारी कंपनियों का कि धंधे कितने बढ़ेंगे। आज दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी श्रृंखला में आपकी कंपनियों के नाम लिखे हुए, कहीं पे भी पैसा डालो, कंपनी का नाम आने पे आपको पता चलना चाहिए ये कौन सी इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री का नाम आने पे आपको पता चलना चाहिए इसमें मेरे को ग्रोथ कितना मिलने वाला है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दोस्तों, राइट? क्योंकि सेल्स ग्रोथ मिला और कंपनी आपकी क्वालिटी है, प्रॉफिट तो मिलने ही वाला। तो हमें क्या ट्रैक करना है दोस्तों? प्रॉफिट ट्रैक करना है कि सेल्स ट्रैक करना है? लॉन्ग टर्म में सेल्स, बराबर। जब भी कोई भी इंडस्ट्री का नाम आपके सामने आए, हमको ये पता तो रहना ही चाहिए कि मुझे इस इंडस्ट्री से, दोस्तों कंपनी से नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री से कितने ग्रोथ की उम्मीद है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। अब जब कभी भी आपको कोई भी कंपनी का नाम आता है आपके सामने या इंडस्ट्री का नाम आता है, अब आपको रहना चाहिए पता कि मेरा कितना ग्रोथ होने वाला। दोस्तों, मुझे आप लोग बता सकते हो, मैं अगर अनुमान लेता हूं आने वाले समय में ग्रोथ का, कोई भी इंडस्ट्री में, यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री है, 2 3 व्हीलर इंडस्ट्री है, डिफेंस है, हाउसिंग फाइनेंस है, वैसे कंपनीज तो डगलोस में है। ये कंपनियों को अंदाज लेने के लिए कि भी कितना धंधा बढ़ेगा, मुझे क्या क्या फैक्टर काम लग सकते हैं।
अभी इंडिया बात कर रहे हैं, भारत में पॉपुलेशन बहुत है, तो ये पॉजिटिव चीज है इनफैक्ट कंजप्शन की कंपनियों के लिए, राइट। पर पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं होगा, काम चलेगा क्या? पैसा भी तो चाहिए। अभी तो या एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे उम्मीद है इंटरनेट प्रॉपर है अभी वापस। या दोस्तों, मैं जो आपको कह रहा था कि कौन से पैरामीटर होते हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री का धंधा कितना बढ़ेगा, राइट। देखो, पहला पैरामीटर अपनी कंट्री का है पॉपुलेशन। मैं लिखता हूं पब्लिक तो चाहिए कि नहीं आपका माल कंज्यूम करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट हो या सर्विस, लोग चाहिए, राइट। तो पॉपुलेशन एक पैरामीटर है, पर वो पॉपुलेशन अगर पैसा ही नहीं कमाती होगी तो क्या वो पॉपुलेशन कंज्यूम कर सकती है दोस्तों? तो दूसरा पैरामीटर क्या है? ऐसी पॉपुलेशन जो कमाती हो, राइट। अब तक जैसे 2003 का जो डेटा ये कहता है कि 50% भारत की जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो क्या वो पॉपुलेशन अच्छी प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, लॉट में प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकती है दोस्तों? नहीं कर सकती। अब जैसे जैसे इंडिया की इनकम बढ़ती जा रही है, 50% से हम 22% से पहुंचे, हम 2030 में ये देखेंगे कि इंडिया की खाली 5% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन होगी। तो ये 95% लोग किधर होंगे? हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच क्लास। इसमें ये उम्मीद है दोस्तों, आज चार में से एक व्यक्ति की इनकम अच्छी है। 2030 में दो में से एक व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी, मतलब हर दूसरे व्यक्ति की इनकम इंडिया में बढ़िया होगी, राइट। ये एस्टिमेट आपके आईएमएफ का है। अगर ये है, अगर आप सोचो आज के समय पे जब इंडिया की एवरेज इनकम 1,80,000 है, राइट, तो 2 लाख की एवरेज इनकम में भी तो हम देख रहे हैं इंडिया में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। मतलब लोग रेस्टोरेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, कलर करा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां बिक रही है, मतलब अलग अलग चीज कंज्यूम हो रही है। कितनी इनकम में एवरेज? 2 लाख की इनकम। दोस्तों यही इनकम अपनी 5 लाख पहुंचने वाली है, एवरेज इनकम इंडिया की। तो जब 5 लाख की इनकम हो, तो अभी देखो रोटी कपड़ा मकान पे तो एक खर्चा होता है, वो होने ही वाला है। आज रूरल में और अर्बन में बहुत बड़ा गैप है। अर्बन में एवरेज इनकम 4 लाख, अब रूरल में एवरेज इनकम 50,000 आ जाती है। भले इंडिया की इनकम 2 लाख हो, 1,80,000, पर आप बड़े शहरों में जाते हो तो वही इनकम 4 लाख हो जाती है। तो हमने देखा होगा बड़े शहरों में लोग पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, अलग अलग चीजों पे, कपड़ों पे, क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग बचती है। यही चीज हम रूरल में देखे जहाँ स्पेंडिंग कम है, लाइक बहुत लोग कहते हैं गांव में रहने का खर्चा ही नहीं होता है, पर असल में इनकम कम है तो स्पेंडिंग भी कम है दोस्तों। इनकम आती है, लोग स्पेंड करते हैं, बहाने चाहिए हमें स्पेंड करने के, राइट। तो अब अंदाजा लगाओ कि आपकी जो कंपनियां हैं उनके धंधे बढ़ने वाले कि घटने वाले, बराबर। बहुत से पैरामीटर होते हैं दोस्तों। वेन एवर यू वॉच एनी कंपनी, अपने आप से पूछो इसका धंधा बढ़ेगा कि घटेगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कई अलग अलग कंपनियां हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे, मेरा टेस्ट उदाहरण, राइट। हमारी रिलैक्सो पे बात चल रही थी, सो हियर आई विल ओपन रिलैक्सो। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर सिंपल है। इंडिया में अब तक क्या बिकता था 2003 की अगर हम बात करें तो वो जो सर्वे होता है ना अलग अलग पॉपुलेशन का, राइट, 2003 का एक सर्वे है। अब सर्वे के हिसाब से वो समय पे इंडिया में फुटवेयर कौन से बिकते थे पता है? वो ब्लू कलर के पट्टी वाले चप्पल आते थे, वो स्लीपर्स। तो वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट थी इंडिया की। यहाँ वो समय पे अपने यहाँ पे प्रीमियम जूते नहीं बिकते थे, एफोर्डेबल चीजें बिकती थी, राइट। अब आज की हम बात करें तो अभी इंडिया में लोगों के पास 2 से 3 जोड़ी होने लगे हैं। चाइना में भी यही था। आज चाइना में एवरेज चाइनीज के पास 6-7 अलग अलग पैर होती है, ऑफिस की अलग, सुबह चलने की अलग, पार्टी की अलग, राइट। तो फुटवेयर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है
लोगों के पास पैसे है तो लोग फुटवेयर पे खर्चेंगे, राइट। अभी दिवाली आई, हो सकता है अपने से बहुत से लोगों ने फुटवेयर लिए होंगे, राइट। अभी देखो शादी आने वाली है, और इस बार हम धमाकेदार शादियां देखने वाले, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शादियां देखोगे। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग शादियां देखेंगे, हमारे घर में किसी की भी अगर है नजदीक में चाचा के लड़के की, तो भी अपनी खरीदी होने वाली है फुटवेयर की, राइट। अभी तक लोअर रेंज के जूते ज्यादा बिकते थे, अब इंडिया धीमे धीमे मीडियम रेंज और प्रीमियम रेंज में जा रहा है। ये उम्मीद है 2030 तक इंडिया में प्रीमियम जूते जबरदस्त बिकेंगे, राइट। अब अभी क्यों, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड में, दो जैसे बाटा है, रिलैक्सो है, राइट। रिलैक्सो कौन सी सेगमेंट में आती है दोस्तों, या चैट बॉक्स इज ओपन, कोई बता सकते हैं? प्रीमियम रेंज, मिड रेंज, एकदम लोअर रेंज, कौन सी रेंज की कंपनी है दोस्तों रिलैक्सो? अब ये कंपनी का आईपीओ आया था, हमने उसमें भी बताया था, स्पोर्ट्स रेंज की एक कंपनी का आईपीओ आया था ना। स्पोर्ट्स रेंज की एक कंपनी ने भी आईपीओ लाया फुटवेयर में, राइट। हमने बताया इंडिया में स्पोर्ट्स में लोग है ही नहीं अभी, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में। ये फिगर बढ़ेगी, पैसा भी तो चाहिए यार लोगों के पास एवरेज, राइट। तो स्पोर्ट्स के लोग बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के जूते भी बिकेंगे। पुनीता मैडम, अमरजीत सिंह, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। रिलैक्सो, मुझे लगता है शायद आज की मीटिंग में जो लोग होंगे, हो सकता है आपने कभी भी रिलैक्सो के जूते नहीं खरीदे होंगे, राइट। क्योंकि ये जो रेंज है ये मिड रेंज है, पर इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन मीडियम सेगमेंट की है, तो इनके जूते जबरदस्त बिकते हैं। अब इनको भी पता है जैसे जैसे इंडिया कमा रहा है, हमें थोड़ी रेंज चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल लोअर से अब ये लोग ब्रांडेड रेंज लॉन्च कर रहे हैं, राइट। बाटा, अब जो भी बड़ी ब्रांडेड रेंज है वो लिस्टेड नहीं है ना, तो वो सारी लिस्टेड अभी नहीं है इंडिया में। तो यहाँ पे जैसे रिलैक्सो, हमने कितना ग्रोथ देखा दोस्तों, देखो हर एक प्रोडक्ट में ऐसे ही देखने का। अभी मैंने पिछले साल का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, कितनी पैर बिकी थी, यू कैन सी हियर, एंड 18 करोड़ पैर, इतने बिके, 17.5। पिछले साल कम बिके, बराबर ना, हमने कोविड के समय देखे, और अभी हम उम्मीद करेंगे वापस बढ़ेगा ये फिगर, राइट। कोविड में तो पहले तो लोग लाइव मीटिंग में जाते थे तो सब चीज चाहिए, अभी ऑनलाइन है। देखो मैं भी अभी चप्पल पहन के ही बैठा हूँ, हाईवे पे हूँ। अगर ये लाइव मीटिंग होती, सोच लो कोलकाता दिल्ली में, तो मैं ऐसे आता क्या, राइट। तो इसकी इफेक्ट पड़ती है दोस्तों, राइट। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे जबरदस्त ग्रोथ होगा, रिलैक्सो का भी ग्रोथ होगा, राइट। अब ये मैंने यहाँ पे तीनों डेटा दिया है। 20 साल में 15% का ग्रोथ हुआ है, 10 साल में 12%, 5 साल में 10%, राइट। अब ये 15, 12, 10 ऐसा क्यों है दोस्त, कौन समझा सकते हैं? क्यों 20 साल का ग्रोथ जबरदस्त है और पिछले 5 साल में बहुत ही कम ग्रोथ हुआ है, 10%, राइट। या कौन चांस लेना चाहेंगे समझाने का? सॉरी, आपने अगर होमवर्क किया होगा तो आप जानते होंगे ज्यादातर कंपनियों में ये होगा, है ना, ज्यादातर कंपनियों में। ऐसा क्यों? कंपटीशन विजय भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। कंपटीशन तो बढ़ रही है, पर उसके सामने हमारे घर पे पैर भी बढ़ रहे हैं, है ना। देखो पिछले 5 सालों में दुनिया भर में मंदी है, तो तैयार रहो ना, आप जो भी इंडस्ट्री देखोगे 5 साल का ग्रोथ कम ही होगा, राइट। कौन सी इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में भी धमाकेदार ग्रोथ होगा? इमर्जिंग इंडस्ट्री। इमर्जिंग मतलब ये पहले था ही नहीं, अभी इमर्ज हो रहा है, तो उसको 5 साल का मंदी का कोई लेना देना नहीं। जैसे अपने इंडिया में स्टोर खुलते जा रहे, ब्रांडेड आउटलेट खुलते जा रहे, वो सब इमर्जिंग है, उनका ग्रोथ 5 साल में भी बढ़िया होता है, पर ये जूते थोड़ी ना इमर्जिंग है। इसे हम इमर्जिंग कहेंगे, ग्रोइंग कहेंगे, कि डिकेइंग कहेंगे? यस प्लीज, कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं? फुटवेयर इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग इंडस्ट्री, और डिकेइंग, डिके मतलब इनका धंधा कम होता जा रहा है, इनको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली राइट, ग्रोइंग इंडस्ट्री, बढ़िया ग्रोथ इसमें रहेगा, पर हम इसको इमर्ज थोड़ी ना बोलेंगे। तो दुनिया की मंदी की इफेक्ट इंडिया को है, पिछले 5 साल का इंडिया का ग्रोथ कम है, दुनिया का भी कम है,
राइट, तो उसकी इफेक्ट आपको ज्यादातर जगह पे दिखेगी दोस्तों। ये 10, 15, 12% का ग्रोथ है, पर ये वो समय का है दोस्तों जब इंडियंस के पास पैसे नहीं थे। अब जब हम उम्मीद करेंगे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग रोटी कपड़ा मकान के अलावा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करेंगे, दोस्तों मुझे 12-15% के 100% ग्रोथ की उम्मीद है रिलैक्सो से। इसने ग्रोथ किया और इसीलिए हमने यहाँ पे दोस्तों 100 करोड़ के टर्नओवर को इस 20 साल में 2,500 करोड़ पे देखा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे हम आने वाले समय का कुछ ऐसा ग्रोथ तो देखेंगे। मतलब मैं रिलैक्सो में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ये कभी उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरा धंधा ही नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा ना यार, 10%, 12%, 15% इसके पीछे कुछ रहेगा मेरा बिजनेस। तो मैं यहाँ पे एस्टिमेट रख सकता हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट का एस्टिमेट रख सकता हूँ, सेल्स का एस्टिमेट रख सकता हूँ। अब अगर मेरा धंधा और प्रॉफिट बढ़ता है, लेट मी राइट डाउन माय एस्टिमेट ईयर, जस्ट अ मिनट। चलो इधर मैं एस्टिमेट लिखू, इज इक्वल टू एफ वी। बताओ चलो कितना ग्रोथ उम्मीद करूं मैं, क्या चैट बॉक्स इज ओपन। 10, 12, 15 की -10, रिलैक्सो का धंधा कितना बढ़ेगा बताओ अंदाजे से, या 10%? अरुण भाई, अमरजीत सिंह 15%। ओके, चलो देखो 10 अगर होगा तो 10% के लिए तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, बराबर। रिटेल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है रिटेल, और रिटेल में फुटवेयर का सबसे तेज ग्रोथ है, राइट। मैं कंजर्वेटिव रहूं, बिल्कुल कंजर्वेटिव, क्योंकि रिलैक्सो प्रीमियम रेंज नहीं है, और अब इंडिया में क्या बिकेगा, प्रीमियम बिकेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों 12%, 12% का ग्रोथ तो मिनिमम उम्मीद करूंगा। इतना तो मिलना चाहिए यार, कुछ भी नहीं है, राइट। आने वाले 8 साल का मैं ग्रोथ एस्टिमेट लेता हूं, 8 ईयर्स, 0, माइनस 2654, 0। चलो ये पाउंड बाउंड हटा देता हूं, मैं इसको नंबर में डाल देता हूं। आज ये 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, ये 2030 जब 8 ही साल बाकी है दोस्तों, 6,500 करोड़ का टर्नओवर उम्मीद करूंगा मैं, राइट। जब मैंने ये कंपनी खरीदी थी दोस्तों, अंदाजा लगाओ ये 500-600 करोड़ का टर्नओवर करते थे। मैं सोचता था 1,000-1,500 करोड़ हो जाए तो पीयूष तेरी लॉटरी लगे, 2,500 करोड़ आ गया, राइट। तगड़ा प्रॉफिट इसने करके दिया है दोस्तों। अभी भी इसको बेचू क्यों मैं, जब इंडियन की इनकम बढ़ रही है और मैं रिलैक्स हो ऐसे समय पे बेचूंगा। हाँ, उज्जवल भविष्य जबरदस्त है इंडिया का, राइट। 6,500 करोड़ का टर्नओवर में उम्मीद करूंगा, और इनका प्रॉफिट मैं ऐसा ही कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। तो यहां मैंने 12% ग्रोथ उम्मीद किया, लेकिन 12% ग्रोथ है क्या, क्या लगता है आपको? 22, 19, 14, कैसा ग्रोथ है दोस्तों? इनका सेल्स से प्रॉफिट क्यों ज्यादा बढ़ा है? कोई बता सकते हो व्हाई दिस हैपेंड? ऐसा क्यों हुआ कि धंधे से प्रॉफिट ज्यादा बढ़े? देखो यहाँ पे आप मार्जिन देख रहे होंगे, 20 साल का एवरेज 5% मार्जिन थे, पर पिछले 10 साल के मार्जिन 60% है, ये 5 साल के मार्जिन 9% है। ऐसा क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको सारी कंपनी में नहीं दिखेगा। कौन समझा पाएंगे यार? उम्मीद करूंगा आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सके। व्हाई योर मार्जिन आर एक्सपांडिंग? क्यों? जबकि आज भी ये लोग वही रॉ मटेरियल यूज करते होंगे, राइट। वही उनके खर्चे होंगे शोरूम के, उनके एम्प्लॉय के, पर इनके मार्जिन क्यों एक्सपांड हो रहे हैं? यू विल फाइंड दिस इंक्रीजिंग मार्जिन इन मेजोरिटी ऑफ योर कंपनी। या ये चीज समझ में आई दोस्तों, बड़ा हमारी मुश्किल पार हो जाएगी। सर अरुण भाई रॉ मटेरियल नहीं, पर मार्जिन इंक्रीज क्यों? सर रॉ ब्रांड ब्रांड मटेरियल अच्छा क्या है। मैडम, क्या मैडम? सर ब्रांड एक ऐसा है कि अपने हाँ, प्राइस बढ़ा सकते हैं मार्केट में और लोग लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट मैडम। जितनी तगड़ी ब्रांड होगी वो ज्यादा दाम बढ़ाती रहती है हर साल। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग जान गए हैं कि अभी वो ब्लू पट्टी वाले स्लीपर नहीं बिकेंगे इंडिया में। पहले इनका बेचारों का मार्जिन बहुत कम रहता था, क्योंकि बिल्कुल सस्ती प्रोडक्ट बतानी पड़ती थी। जो सस्ता बेचेगा
वही बड़ा बनेगा। पहले का ये नियम था, पड़ोसी से मेरा 2 रुपया कम। अब नियम क्या है? जो अच्छा बेचेगा, जिसकी क्वालिटी पसंद आएगी लोगों को, वो बार बार ग्राहक आएंगे। क्योंकि लोग अभी भाव भूल जाते हैं कि मैंने कितने में खरीदा, पर एक्सपीरियंस याद रखते हैं। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, अभी आजकल आप लोग भाव भूल जाते हो, पर आप लोग एक्सपीरियंस याद करते हो, अच्छा और बुरा। बुरा एक्सपीरियंस हुआ, भाव अभी भी याद नहीं है, पर आप दूसरी बार वहां पे पाँव नहीं रखते। चाहे कहीं पे आप खाना खाने आए हो, चाहे कहीं से आपने कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, आपको प्राइस याद ही नहीं है वो 10 साल पहले कितने का वो साड़ी खरीदा था, कितने का सूट था, कितने के जूते थे, राइट? पर याद क्या है? एक्सपीरियंस। कितनों ने कहा था यस ये तो बहुत जच रहा है, राइट? हमने खरीदा, उसका कलर ही नहीं गया। तो अलग अलग सर्विस हो या प्रोडक्ट, नाउ इफ पीपल आर स्पेंडिंग मनी, लोग अगर पैसा खर्च रहे हैं, तो कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती है, राइट? क्योंकि उनको पता है कि मैं क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी दूंगी, लोग मेरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लोगों को सिर्फ सस्ते में रस नहीं है अभी, क्योंकि पैसा है। तो इसीलिए कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग प्रीमियमाइजेशन पे आते हैं। आप में से जो लोग दोस्तों हिंदुस्तान लीवर की 20 साल से प्रोडक्ट यूज करते हो, आप जानते होंगे एक जमाने में उनकी प्रोडक्ट क्या हुआ करती थी। कोई यूएस से आएगा, बोलेगा अरे ये तो वही पॉन्ड है, अरे ये तो वही डोव है जो हमारे वहां पे है, पर हमारे वहां जैसी क्वालिटी नहीं है। पहले लोग ये कहते थे। अभी देखो इंडिया में भी क्वालिटी मिलने लगी है, क्योंकि लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों सब कंपनियों का। जब आप लोग क्वालिटी पे स्पेंड कर पाते हो, तो वो भी क्वालिटी दे पाते हैं, राइट? देखो नैनो में क्या हुआ, टाटा ने इमोशनल होके नैनो लॉन्च किया, पर वो फेल गई। पर उसके सामने ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, प्रीमियम गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, एंडेवर का मार्केट कैसा रहा? रहा ना बढ़िया। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग मनी। हमने अभी देखा आईफोन का धमाकेदार बिक्री इंडिया में हुई है। दोस्तों याद रखना, आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे ऑडी की सबसे ज्यादा बिक्री इंडिया में हुई। आईफोन प्रीमियम सेगमेंट इंडिया में बिका। क्यों? पॉपुलेशन है और पैसा है, दोनों चीजें का आप दोस्तों मेल होने में। तो इसका फायदा आपकी कंपनियों को होता है, ये सबको नहीं होगा, राइट? वो प्रोडक्ट या वो सर्विस को होगा जहां पे क्वालिटी मायने रखती है। आप जब कंपनियां देखोगे तो ऐसी कई प्रोडक्ट होगी जहां पे क्वालिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, आपको सिर्फ कॉमोडिटी बेचनी है। अब जब आप कॉमोडिटी बेचोगे, तो कॉमोडिटी का भाव तो फिक्स होता है, तुम नहीं तो वो बेचेगा मुझे कॉमोडिटी, राइट? इसीलिए ऐसी प्रोडक्ट जो है, जो ब्रांड होती है, जो कॉमोडिटी नहीं है, उनका आगे बढ़ने का चांसेस दोस्तों ज्यादा होता है। ऐसा देखो निरमा की कैसी टक्कर थी एक जमाने में हिंदुस्तान लीवर के सबके साथ, थी ना? पर वो लोग क्वालिटी पे बहुत आगे बढ़ने लगे। और निरमा हमारे गुजरात की है, और जबरदस्त उसने फाइट दी थी जब लोग भाव देखते थे। पर जैसे जैसे लोग क्वालिटी पे आने लगे, धीमे धीमे हिंदुस्तान लीवर का पकड़ मजबूत होता गया, और वो लोगों ने क्वालिटी पे ध्यान न देते हुए सिर्फ भाव पे ध्यान रखा एक जमाने में, राइट? स्लोली स्लोली क्या हुआ? डिके, राइट फ्रेंड्स? तो आपकी कंपनियां अगर क्वालिटी बनाएगी, क्वालिटी देगी, डेफिनेटली हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे, राइट? आप लोग कहानियां सुनते होंगे कि एक जमाने में तो देखो नोकिया नंबर 1 था, वो तो कहाँ फेंक गया। वो कैमरा का क्या हुआ, कोडक, राइट? तो ऐसा हो सकता है, पर ये कहानियां इसलिए बनती है क्योंकि ये कुछ होती। अगर ये सब में होती तो ये कहानी नहीं होती, है ना? तो ऐसा मत सोचो मैं जो कंपनी लूंगा ना वो कंपनी भी ऐसे नोकिया की तरह चली गई तो, राइट? ऐसा कभी कभार होता है जब आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी को अपनाती नहीं है, वो रिजिड हो जाती है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो जमाना चल रहा है मैं उसको कुछ भी नहीं देखूंगा, राइट? अगर आईफोन, अगर एप्पल खाली सस्ते फोन बनाता तो क्या होता, राइट? पर एप्पल ने सबसे प्रीमियम फोन दिए, फिर भी वो नंबर 1 है कि नहीं है? तो ये नहीं है कि सिर्फ सस्ता बिकता है, क्वालिटी कुछ अलग, फीलिंग आनी चाहिए। जिनकी जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो ब्रांड वैल्यू हो कि यस मेरे पास ये प्रोडक्ट, राइट? जैसे आपकी एशियन पेंट है ना? जैसे आपकी पीडी लाइट है। अलग अलग कंपनी जो आपकी है, जो इस पे ध्यान देगी,
ग्रोथ दोस्तों धमाकेदार। तो अब इधर मुझे 577 करोड़ नहीं, ये 577 करोड़ देखो, मैं मार्जिन देखता हूं कंपनी का कितना हुआ, ऑलमोस्ट 8.5% मार्जिन, राइट। अब अभी वही मार्जिन है अंदाजे से, तो बराबर है, मेरा मेरा जो एस्टिमेट है वो बराबर है। अब दोस्तों ये 8 सालों में अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़ के डबल हो जाएंगे, धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, मेरी अर्निंग पर शेयर अगर डबल होती है, तो मेरे भाव पे इफेक्ट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़े फिर भी आपका दाम नहीं बढ़ा, हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। ये आने वाले 8 साल मैंने यहाँ पे गिने, ये मैंने 2030 किया है यहाँ पे। 2030 तक जो 8 साल होंगे, क्या वो 8 साल ये कंपनी प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी? इनका इतिहास क्या कहता है? पर अगर मैं मिर्जा, लिबर्टी, ऐसी कितनी कंपनी है फुटवेयर में जिनकी आधी जिंदगी लॉस में आधी प्रॉफिट में गई, तो आप ये अनुमान नहीं रख सकते दोस्त। अब रिलैक्सो ने अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है जिंदगी का, तो मैं इससे उम्मीद करूंगा यस आने वाले समय में भी ये अगर हर साल प्रॉफिट करेगा, हर साल मुझे डिविडेंड मिलेगा, हर साल पैसा बच के किधर जाएगा? ये जो पैसा है वो बुक वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं दोस्तों? अगर हर साल मेरी बुक वैल्यू बढ़ती है दोस्तों, तो मैं लॉस कैसे कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। जब हम लोग रिलैक्सो खरीदते थे दोस्तों, वो समय पे लोगों का ध्यान दूसरी बहुत सी कंपनियों पे था। अब वो कंपनियों का भी धंधा बढ़ा, राइट। क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया में फुटवेयर बिक रहे हैं, तो अगर रिलैक्सो बिकेगा तो बाटा भी तो बिकेगा, बाटा बिकेगा, लिबर्टी भी बिकेगा, सब कुछ बिकने वाला है। धंधा होता है, इसका मतलब ये मत समझो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, पर वो दूसरी सब कंपनियां दोस्तों धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाई। बड़ा डेप था, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो अब 10 साल बाद जब लोग देख रहे हैं, अभी भी उनकी अर्निंग उतनी है, बुक वैल्यू बढ़ी ही नहीं, उल्टी कम हो गई, आप सोचो दोस्तों वो कंपनी का शेयर बढ़ा होगा? नो। तो शेयर बाजार बड़ा सिंपल है दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। एस्टिमेट ऐसी कंपनी के करो जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हो, राइट। यू कांट एस्टिमेट ईच एंड एवरी कंपनी। मुझे बताओ, क्या आपने अभी तक जिंदगी में जितने लोगों का जो अनुमान रखा था, क्या आपके सब अनुमान सही हुए? हो ही नहीं सकता दोस्त। आप गलत नहीं हुए, पर वो लोग अनुमान करने के लायक नहीं, आप उनको एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, रोज उनका दिमाग इधर 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 घूमता रहता है। ऐसा ही कंपनी में होगा। ये मत सोचो मैं जिसको एस्टिमेट करूंगी सबकी लॉटरी लगने वाली है, सब चलने वाली है, नो। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन अनुमान के लायक है और कौन नहीं है दोस्त। मैंने ये बड़ी गलती की थी मेरे शुरुआत के समय में। ये जो वे आप देख रहे हो ना फेयर वैल्यू की ये शीट, मैंने दोस्तों उस समय जितनी कंपनियां थी करीबन मैंने 1000 कंपनियों का फेयर वैल्यू निकाला था, क्योंकि मुझे यही नहीं पता चलता था किसका फेयर वैल्यू निकालना चाहिए। मेरे को ना क्वालिटी पता चलती थी, मेरे को ना डिमांड पता चलती थी, तो मैंने सबकी फेयर वैल्यू निकाली और मैं रोज धोखे खाता था। क्यों? क्योंकि मेरी उंगली गलत कंपनियों पे जा रही थी। फिर मैं सीखा कि यस, ये 25 में से सिर्फ ये दो कंपनी है जिसका अगर मैं अनुमान करूंगा तो दोस्तों मैं गलत नहीं पड़ूंगा, राइट। तो आपके अनुमान गलत नहीं होने वाले, हमें कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसका अनुमान गलत ना हो। वॉरेन बुफे साहब ने इतनी बढ़िया बात इसके ऊपर कही है कि अगर आपको कोई कंपनी अनुमान नहीं कर पा रहे हो, जब आप एस्टिमेट करते हो और आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, अरे यार ऐसा क्यों, ये तो बार बार लॉस कर रही है, एस्टिमेट में समझ में नहीं आ रहा है, मार्जिन बड़े वोलेटाइल है, ये मत समझो कि आपकी लर्निंग कम है या आप अनुमान करना जानते नहीं। वो कंपनी अनुमान करने के लायक नहीं। ये सेंटेंस है खुद वॉरेन बुफे साहब के, ये मुझे बरसों बाद समझ में आए तो, राइट। और मैंने मेरे बरसों गवाए बेकार कंपनियों के पीछे, जिनको मैं एस्टिमेट कर नहीं पाता था, और मैं रोज उनके चार्ट देखा करता था, रोज उनके वैल्यूएशन निकालूंगा, कितना समय बर्बाद किया। वेरी बैड। पर चलो वो किया तो पता चला क्या करना है क्या नहीं करना। ऑलराइट दोस्तों,
तो दिस इज रिलैक्स। सो यस, आई एम कॉन्फिडेंट मैं 2035 भी एस्टिमेट करूंगा, मैं इसका लॉन्ग टर्म जरूर दोस्तों एस्टिमेट कर सकता हूं। 2030 एंड 2035 ये भी मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, राइट। मैं जब एस्टिमेट करता था, मैंने 2020 का टारगेट बनाया हुआ था एक जमाने में, फिर 2030 आया। अभी आप दोस्तों 2030 एस्टिमेट करोगे तो क्या किया, सिर्फ 8 साल का एस्टिमेट नहीं करना, 2035 कम से कम करना पड़े अभी हमें, राइट। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप इन अनुमान को शॉर्ट टर्म से ट्रैक करोगे, राइट फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है मैंने एक बार डायरी में लिख दिया फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ज्यादातर कंपनियों में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ यहाँ पे भी निकलेंगे। वो 80-20 रेशियो भूल नहीं जाना, है ना। 80-20 रेशियो क्या कहता था, 20% कंपनी आपके 80% परफॉर्मेंस के लिए जवाबदार हो। जहां पे भी 80% कंपनी आप सोचोगे वैसा परफॉर्म करेगी, पर 20% कंपनी आपको धोखा दे जाएगी, राइट। तो अपने को पता रहना चाहिए किधर मैं गलत हो रहा हूं। वो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे हम कैसे नियर टर्म ट्रैक करें। अभी आज का हमारा सेशन दोस्तों लॉन्ग टर्म का है, तो एक बार लॉन्ग टर्म एस्टिमेट कर लो दोस्तों, राइट। मैं जानना चाहूंगा आप में से किन्होंने लॉन्ग टर्म एस्टिमेट किए हुए दोस्तों। तो मैं सीधा आपके डेटा पे आ जाता हूं और हम आपके डेटा पे बात करेंगे कि कौन से एस्टिमेट आपने दोस्तों कैसे लिए, राइट। ये एफएल है, सबसे पहली कंपनी। एफएल आईटी एनेबल्ड सर्विस में से आती है। दोस्तों एफएल का काम क्या है, एफएल का काम, पहले की जो कंपनियां होती थी दोस्तों, न्यूज़पेपर में, टीवी मीडिया पे एड दिया करती थी। अब आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो एफएल उनका डिजिटल मार्केटिंग ईज कर देती है, तो धंधा इनका जबरदस्त बढ़ रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मुझे इस दशक में 20% का ग्रोथ तो मिलना ही है। अब कंपनी डेब्ट फ्री है, मार्जिन तगड़े है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरा प्रॉफिट भी 20% से बढ़ेगा। दोस्तों पैसा आपका बढ़ना ही है, कोई डाउट नहीं हो सकता, राइट। तो इंडस्ट्री से अनुमान करो। अभी आईटी एनेबल सर्विस में दूसरी बहुत कंपनियां नहीं है इंडिया में, देर आर फ्यू कंपनीज, उसमें एफएल लीडर है, राइट। यहाँ पे आपका एशियन पेंट है, पेंट इंडस्ट्री, यस। चैट बॉक्स ओपन है, मैं अमरजीत सर का सुप्रीम एलएनटी एचडीएफसी ओपन करूं उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा मुझे पेंट में थोड़ा गाइड करो। पेंट से मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, या क्या कल लोग पेंट कराना बंद कर देंगे, मुझे ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, कि लोगों की पेंट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दो इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज। यस प्लीज, इंक्रीज। सुनीता मैडम 13-15% ग्रोथ, अमरजीत सिंह 15-20% ग्रोथ, या 15%। संगीत भाई, देखो दो चीज बढ़ेगी इंडिया में पेंट के इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं। पहली चीज, अभी 50% मार्केट अनब्रांडेड का है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर का है। मतलब आप जो भी स्टेट्स में से हो अलग अलग आज के मीटिंग में, अब सबके स्टेट में कुछ लोकल कंपनियां हो, नॉन ब्रांडेड, जिसे अनऑर्गेनाइज मार्केट कहते हैं। अभी इंडिया में करीबन 50% मार्केट उनका भी है। दूसरा जो मार्केट बचा उसमें दोस्तों मेन सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 है एशियन पेंट। अगर आप दोनों मार्केट गिनो ना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, मतलब पूरे इंडिया में अगर 100 रुपया पेंट के पीछे खर्च होता है, पेंट यानी पूरा पेंट देख लो, घर का पेंट, गाड़ियों का पेंट, एनी पेंट, दोस्तों 42 रुपीज एशियन पेंट की जेब में जाता है आज भी। तो एक तरफ ऑर्गेनाइज प्लेयर सब हजारों कंपनियां हो गई, सब ब्रांडेड कंपनी हो गई, कंसाई हो गई, बर्जर हो गई, यू टेक एनी कंपनी, इंडिगो हो गई, नई जेएसडब्ल्यूआई वो हो गई, वो सब दोस्तों 58% शेयर में अंदर अंदर झगड़ेंगे। और एक तरफ सबसे ऊपर एक खिलाड़ी खड़ा है जो इंडिया का 42% मार्केट कैप करके खड़ा हुआ। आप इसे एक बड़ी सिद्धि कहोगे कि नहीं कहोगे दोस्तों, क्या ये सिद्धि है।
हाउ इट इज पॉसिबल यार? इसके लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए, बार बार क्वालिटी बिगड़ेगी सुधरेगी तो मजा आएगा दोस्तों? यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए, मतलब लोगों ने जिनने एशियन पेंट करवाया, कल वो जब कलर खरीदने जाए वो दूसरा कलर घर नहीं लेके आना चाहिए। ऐसा क्या कुछ करती है एशियन पेंट? हाउ? डीलर नेटवर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को पेंट करना है, मेरे को एशियन पेंट ही चाहिए, पर मेरे नजदीक कोई डीलर ही नहीं है एशियन पेंट का। अब मेरे नजदीक बर्जर का है तो मैं तो बर्जर लेके आ गया। ये होगा तो भी धंधा घटेगा। तो डीलर नेटवर्क, क्वालिटी प्रोडक्ट, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा, और तब जाके ये सिद्धि बनती है दोस्तों। 42% मार्केट एशियन पेंट करके बैठा हुआ है दोस्तों। अब बहुत लोग बोलते हैं पीयूष भाई जेएसडब्ल्यू पेंट आया, अब तो हवा टाइट हो जाएगी एशियन पेंट की। मुझे बताओ दोस्तों, अब भी जेएसडब्ल्यू पैदा हुआ है, उसकी पहली टक्कर एशियन पेंट से होगी कि वो 58% मार्केट से होगी दोस्तों? पहले वो 58% मार्केट में से अपना धंधा खींचेगा, राइट? उसकी एशियन पेंट तो एक राजा है, उससे लड़ाई तो बाद में होने वाली है, अभी तो ये गेम में ही नहीं है जेएसडब्ल्यू, राइट? तो अगर पेंट इंडस्ट्री दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं 10% से बढ़े, कितना परसेंट, पर फिर भी एशियन पेंट का ग्रोथ 10% नहीं रहेगा, उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा। हम 12 से 15% के ग्रोथ की उम्मीद मिनिमम रख सकते हैं। कारण नंबर एक, ये लोग धीमे धीमे ऑर्गेनाइज प्लेयर का भी धंधा खा रहे हैं, मतलब इनको जेएसडब्ल्यू पेंट का धंधा लेने की जरूरत ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर इतने हैं, ये लोगों का पहला मार्केट वो होता है, राइट? जब मैं एशियन पेंट की बात कर रहा हूं तो अब सारी कंपनी का इसी प्रकार से देखना, राइट? अलग अलग इंडस्ट्री की, इनके पास ऑर्गेनाइज मार्केट होगा। दूसरा, अब लोग जब पैसा कमा ही रहे हैं तो लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वो एशियन पेंट को बढ़ावा नहीं देता है, वो ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। लेकिन लोगों की इनकम बढ़ने से, अगर लोग प्रीमियम पेंट खरीदेंगे, लोग कहेंगे ये मेरा मेन हॉल है, इसमें मेरे को ये वाला प्रीमियम कलर चाहिए, और वो दीवार दिख रही है ना टीवी वाली, वहां पे मेरे को ये वाला, भले वो ज्यादा खर्चा हो तुम वो लगाओ। तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट बिकने से दोस्तों, जो ब्रांडेड कंपनी होती है उनको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब आप प्रीमियम खरीदते हो तब आप नन ब्रांडेड में जल्दी नहीं जाओगे। जब मैं खर्चता हूं पैसा तो मुझे, देखो कैसी बात है, मारुति है और कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं बड़ी, मतलब एकदम प्रीमियम सेगमेंट की कंपनियां, अगर बहुत महंगी गाड़ी लेने जाएंगे ना, तो मारुति में भी महंगी गाड़ियां होगी, पर फिर वो क्या सोचेंगे पता है, नहीं नहीं मैं 20 लाख खर्च रहा हूं तो मैं ये वाली ब्रांड ही लूंगा, क्योंकि वो एक ब्रांड होगी। वैसा ही पेंट में है, महंगा खरीदेंगे तो अपना वेटेज एशियन की ओर जाता है। तो एशियन पेंट को जब आप महंगा खरीदते हो उसका भी ग्रोथ मिलता है, देखो रॉ मटेरियल तो वही है, राइट? लेकिन कंपनियों का मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। तो यस, 12-15% ग्रोथ क्यों ना उम्मीद करूं यार मैं। सी देयर हिस्ट्री, कितना ग्रोथ है 20 साल में? 18%, राइट? देखो इंडिया की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन को छोड़ के 50% पॉपुलेशन थी इंडिया में जो पेंट करा सकती थी, तो भी नहीं कराते थे, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन भले बीपीएल के ऊपर थे पर लोअर क्लास में थे, तो लोग ज्यादातर 6-7 साल 8 साल में कलर कराते। अब आज हम देख रहे हैं 22% बीपीएल, मतलब 78% लोग ऊपर है, उसमें 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास। यस, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई दोस्तों, 2030 में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगी, 18%, 12%, 11%। आने वाले 10 सालों में 15 सालों में दोस्तों मैं ये उम्मीद करूंगा, यार एशियन पेंट का धंधा ही नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना, मैंने जिस दिन खरीदा एशियन पेंट उस दिन से एशियन पेंट ने चलना बंद कर दिया। ऐसा ऐसी कंपनियों में नहीं होता है, ऐसा दो ही कारणों में होता है। एक तो आप एक महीने का टारगेट लेके आए थे, दूसरा आप कोई ऐसी कंपनी लेके आए जिसका इंडियन इकोनॉमी का बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, राइट? सो स्टे विथ स्ट्रॉन्ग। अगर आपका ये ग्रोथ है 18, 12, 11,
मैं क्यों 12-15% ग्रोथ उम्मीद ना करूं? राइट? यस, पैसा बनेगा। इंडिया की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी खाली 30,000 करोड़ का पेंट बेचती है। ये कुछ भी नहीं है, गरीब कंपनी है। 2030 आने दो, हम इंडिया की पेंट कंपनी को लाख करोड़ का पहुंचता हुआ देखेंगे। अलग अलग कंट्री में कंपनियां हैं ऐसी जो दोस्तों लाख 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। हमारी नहीं कर पाती बेचारी। क्यों? पैसा। अब जब पैसा होगा, या 30,000 करोड़ का धंधा दोस्तों, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन, कंसिस्टेंसी देखो। कब इसने धोखा दिया बताओ? जो लोग कहते हैं शेयर बाजार में कभी पैसा नहीं बनता है, आप लोगे, फिर वो पैसे ऑपरेटर देखता है, आपके लेने के बाद शेयर नहीं चलाता है। कोई ऑपरेटर ऊपर नहीं बैठता है। जो ऑपरेटर है उनको भी ऐसा है कि हमारे ऊपर भी कोई ऑपरेटर है। तो सबसे ऊपर कौन है? कोई नहीं है। ऑपरेटर भी मार खाते हैं रोज। राइट? ये सब कहानी में जाने का ही नहीं। कब इसने धोखा दिया दोस्तों? मुझे एक पर्सन आप ढूंढ के निकाल के बताना जिसने ये कंपनी का शेयर खरीदा था 5 साल पहले, 10 साल पहले, और वो आके बोले मेरे को तो सटोड़ियों ने नुकसान करा दिया। कुछ लोगों ने। हो ही नहीं सकता है दोस्तों। कंपनी जब आप खरीदते हो, धंधा बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। शेयर बाजार में नुकसान करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। प्रॉफिट तो आम आम लोग सब कमाएंगे। ज्यादा होशियार लोग ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वो इसका फ्यूचर लेके बैठ जाते हैं। राइट? सो दिस इज a simple methodology of your estimate. Now we are going to move to your estimates. यहां पे हम जब एस्टिमेट देखेंगे, कहा गया मेरा आपका डेटा? या सुप्रीम इंडस्ट्री। चलो सुप्रीम देखते हैं। चलो सुप्रीम का मैं डेटा खोलूं उससे पहले फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, कौन से इंडस्ट्री की कंपनी है दोस्तों सुप्रीम? यस प्लीज, फटाफट। सुप्रीम यानी क्या? ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है? कभी भी कोई भी कंपनी आए, पहले आपको पता चल जाना चाहिए इंडस्ट्री कौन सी है। या बताइए, यस प्लीज। सुप्रीम यानी प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक पाइप। या तो प्लास्टिक की पाइप्स का इस्तेमाल किधर किधर होता है? अगेन या चैट बॉक्स इज ओपन। प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल किधर किधर होता है? कहां कहां पे हम उम्मीद रख सकते हैं कि धंधे बढ़े? अरुण कुमार जी, फार्म फील्ड, बिल्कुल सही। राइट? हम एक हरियाली क्रांति हमने इंडिया में देखी। पानी नहीं पहुंचा पाते थे हम लोग किसानों को, पाइप्स के कारण पाइप पहुंचे। हरियाली क्रांति, इरिगेशन के एक क्रांति हुई। राइट? और अभी भी हम बहुत ही पीछे हैं इरिगेशन में दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। अभी भी बहुत पीछे है हम। दूसरी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे यूएस में 2% लोग खेती करते, मतलब एग्री से एसोसिएटेड है। राइट? हमारे यहाँ तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्री से कनेक्टेड है। राइट? ऐसे कई कंट्रीज है दोस्तों जहां पे जो लोग हैं, कम लोग, कम जमीन, कम पानी, कम खर्चा करके हमसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाते। उसमें इरिगेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये इरिगेशन में यूज होती है। अब तक भी बढ़िया हुआ और अभी भी बहुत काम बाकी है दोस्तों। दूसरा काम होता है हर एक के घर पे पानी पहुंचाने में, इंडस्ट्री में भी। राइट? रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, ये सब जगह पे पाइप तो चाहिए ना। कोरोना के समय हमने एक मिशन देखा, हर घर जल योजना। दोस्तों पिछले 3 साल से भगवान हम पे मेहरबान है कि बरसात जो है वो नॉर्मल हो रही है। नॉर्मल मॉनसून, नॉर्मल से ज्यादा इस बार हुई। सो दैट्स ग्रेट। आप सबके शहरों के डैम फुल है। राइट? डैम फुल मतलब लोगों का बैंक बैलेंस फुल होने वाला, यही समझने का, क्योंकि डैम से इकोनॉमी का बहुत बड़ा लेन देन है। डैम खाली पहले से समझ जाने का, इस बार बुरा होगा। अब जब डैम फुल है तो अच्छा है, पर कभी कभार अगर बरसात अच्छी ना हो तो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए कि हम डैम में पानी को स्टोर करके रख सके और वो पानी को हर घर तक पहुंचा सके। दोस्तों हम बहुत पीछे थे, और तभी ये हर घर नल की योजना दोस्तों लॉन्च की, और देखो जबरदस्त सफलता हुई दोस्तों। हम ज्यादातर घरों तक
पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं और अभी हम कुछ समय में 100% हो जाएंगे। कई स्टेट ने 100% का स्टैंप लगा दिया। दैट्स ग्रेट, राइट। रियल एस्टेट डेवलप होगा, मतलब आपकी सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को फायदा होने वाला है। दूसरी कौन सी एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों ये सेक्टर में, बताओ तो, किसी को नाम ध्यान है? सुप्रीम के अलावा और कौन सी कंपनियां हैं? यस यस अमरजीत जी, बढ़िया एकदम। एस्ट्रल, बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों एस्ट्रल भी, राइट। एस्ट्रल इज ऑल्सो अ गुड कंपनी। यहाँ पे हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं दोस्तों। जस्ट देखो, अगर हर घर नल पहुंचा है, हर घर पानी पहुंचा है, कि खेतों में पानी पहुंचा है, इंडस्ट्री में, तो 500 करोड़ की ये टर्नओवर करने वाली कंपनी किधर पहुंच गई? 7,000 करोड़। 15 गुना धंधा ये कर पाई। Almost debt-free company with a very good margin. Company was able to grow their profit from 15 crore to 1,000 crore. दोस्तों 15 करोड़ जब 1,000 करोड़ बनते हैं और ये हर साल मिलते हैं, देखो कभी इन्होंने गैप नहीं की। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या इसकी बुक वैल्यू बढ़ी होगी कि घटी होगी? यस प्लीज। आपके पास एक इंडिविजुअल शेयर पड़ा था इसका, आपको हर साल डिविडेंड मिला होगा, क्या वो डिविडेंड बढ़ा होगा? डिविडेंड के अलावा आपकी वैल्यू यानी बुक वैल्यू बढ़ी होगी दोस्तों कि घटी होगी? हाउ इट इज पॉसिबल कि घटी होगी? दोस्तों इसके से ऐसी एक और कंपनी है जैन इरिगेशन, जिसने कंसिस्टेंटली लॉस किया है। कंसिस्टेंटली दे मेड लॉस। वहां पे आपकी बुक वैल्यू दोस्तों बढ़ी होगी कि डिक्रीज हुई होगी? सेम सेक्टर, उसका भी धंधा बढ़ा दोस्तों। धंधा क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया बढ़ रहा है। इंडिया को पाइप चाहिए, तो हर कंपनी के पाइप बिक रहे हैं, पर प्रॉफिट हर कंपनी नहीं कर सकती दोस्तों। वो कंपनी के प्रॉफिट आधे समय नहीं आए, तो आज अगर किसी ने 10-15 साल से जैन इरिगेशन रखा हुआ है, वो बोलेंगे मैं तो फंस गया। क्यों फंसे? कंपनी का ये नजारा नहीं था कंसिस्टेंसी का। कितनी मंदी आई, कितनी गई, आपके भाव कितनी बार आधे हुए, मेरे पास तो ये दशक से है, ये मेरे पोर्टफोलियो में कितनी बार आधा हो गया है, पर मेरे को कभी डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं लोग पाइप खरीदते जा रहे हैं, मैं क्यों घबराऊं? धंधा बढ़ रहा है। सी द ग्रोथ, 13, 10, 11, है ना? देखो सेम सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों। जब भी आप ग्रोइंग इंडस्ट्री देखोगे ना, ये सेम सिनेरियो दिखेगा। ये ग्रोथ बढ़ेगा कब पता है? अगर वर्ल्ड इकोनॉमी वापस सुधर जाए ना। कितना डिपेंड होता है देखा। इसीलिए जब वर्ल्ड का ग्रोथ नीचे आता है ना, आपका बाजार नीचे आता है। क्यों? ये आपको हर कंपनी में इसकी इफेक्ट दिखती है। किसमें नहीं दिखेगी मुझे बताओ वापस? मैंने कुछ देर पहले बोला था दोस्तों आपको कि यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी नेगेटिव इफेक्ट। कौन सी इंडस्ट्री में? या एकदम रट्टा हो जाना चाहिए। क्या बात है संगीत भाई, यार चैंपियन। इमर्जिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो इमर्ज कर रही है, उनको इकोनॉमी से लेना नहीं है। लोगों के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, अभी तो लोगों को वो प्रोडक्ट पहुंचानी है। अभी तो पेनेट्रेशन बाकी है दोस्तों। पेनेट्रेशन बाकी है, तो इकोनॉमी से लेना देना नहीं। पर जब पेनेट्रेट आपकी प्रोडक्ट हो चुकी है, फिर इकोनॉमी से लेना देना, राइट। तो ये कंपनी को हम इमर्जिंग कहे, ग्रोइंग कहे, डिकेइंग कहे? बोलो दोस्तों, बताओ मेरे को। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज दिस? इमर्जिंग, ग्रोइंग, डिकेइंग? ग्रोइंग, ग्रोइंग, वेरी गुड। तो इमर्जिंग हो तो हम 20% उम्मीद करेंगे। एप्पल इमर्जिंग है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इमर्जिंग है। ये प्लास्टिक की कंपनी ग्रोइंग है दोस्तों, ग्रोइंग। तो यहाँ पे हम 12% ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। 12% मतलब जीडीपी से बढ़िया। ऑलराइट। प्रॉफिट देखो इसके भी कितने बढ़िया बढ़े हैं, देखा? ये ज्यादातर कंपनी में देखोगे दोस्तों आप। तभी तो हम क्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि क्वालिटी कंपनियों के प्रॉफिट धमाकेदार होते, राइट। अब मार्जिन देखो, बढ़िया मार्जिन एकदम, है ना? यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है अमरदास जी, अमरजीत सिंह। सर यस सर। गुड इवनिंग। ये, हाँ सर गुड इवनिंग। ये 5 साल का क्यों 1% मार्जिन दिख रहा है? ओके, आपने ग्रोथ लिखा है सर।
दोबारा आपने दोबारा ग्रोथ निकाला है मार्जिन। सर, ये 1/25 नहीं सर, 1/5 होना चाहिए, गलत हो गया सर। अच्छा, नहीं पर सर इधर ग्रोथ देखना ही नहीं है ना मार्जिन में। नहीं नहीं, देखो, मैं ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय 1/5 होना चाहिए, 25 नहीं सर, होगा मिस राइट, टाइप हो गया। चलो मैं यहाँ 5 कर देता हूं, पर हाँ। सर 5 भी नहीं करने का, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ देखने का, प्रॉफिट का ग्रोथ देखने का, मार्जिन का क्या देखने का, मार्जिन हमें मीडियन देखना है सर यहाँ मीडियन, पे। ओके। मार्जिन का कभी ग्रोथ मत देखो, उम्मीद करो कि ग्रोथ होगा, पर मार्जिन का आप ग्रोथ ढूंढ ही नहीं सकते, बराबर। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू मीडियन, ये मैंने मीडियन किया। अरे अभी क्या है, जस्ट अ मिनट, अभी मेरे पास माउस नहीं है तो थोड़ा मेरे को तकलीफ हो। चलो अब कर देना सर मेरे से, अरे ठीक है है सर, ना, मैं आज I'll do it। हाँ हाईवे पे हूँ, तो अभी मेरे पास दूसरा सामग्री नहीं है। चलो, तो ये देखो, आप एक चीज देखोगे कि इनके मार्जिन एक्सपांड हो रहे, एक जमाने में कैसे थे, 3-4%। क्यों? वो समय पे ये इमर्जिंग थी, नई नई इंडस्ट्री थी, बेचारों को अभी फैलना था, अभी फैल चुके, तो अभी इनके मार्जिन सुधर गए। इसलिए दोस्तों, कभी कोई कहे ना, अरे ये कंपनी, ये इंडस्ट्री, ये कंपनी के तो मार्जिन बहुत कम है, नहीं लेने का, ऐसा गलती मत करना। मैं ऐसा बहुत कहता था पहले, पर फिर मैं समझा कि नई नई इंडस्ट्री के तो मार्जिन कम होंगे। जैसे डीमार्ट क्वार्टर में हर क्वार्टर में 10-12 नए स्टोर खोल रहे, तो खर्चे उनके होते जाएंगे, तो उनके मार्जिन कम होंगे। अब डीमार्ट के 3-4% मार्जिन देख के मैं बोलूंगा उनके टीसीएस जैसे मार्जिन नहीं है, तो थोड़ी ना चलेगा। टीसीएस खा पी के बैठी है, अभी उसको और एक्सपांड नहीं करना है, उसके मार्जिन मस्त होंगे, पर मैं डीमार्ट को टीसीएस से नहीं कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। मैं एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, वो बैंक है, 1000 से ज्यादा शहरों में है, लाइफ इंश्योरेंस 1000 से ज्यादा शहरों में नहीं है, वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो जो इमर्जिंग इंडस्ट्री होगी उनके मार्जिन कम होंगे, पर आप ये मत कहना कि कम वाले में नहीं लूंगा, नहीं तो कभी आप इमर्जिंग ले ही नहीं पाओगे। ऑल राइट, सो जहां पे हम क्या करेंगे, मीडियन मार्जिन डाल देंगे, ओके, ताकि हमें पता रहे कि भविष्य में इनके मार्जिन कैसे रहेंगे। अब यहाँ हमें 2030, देखो लॉन्ग टर्म का कितना उम्मीद किया है अमरजीत सर ने, लेट मी चेक, बराबर है, ओके। सर ने 12% सेल्स ग्रोथ उम्मीद किया, राइट, और प्रॉफिट भी उन्होंने 12% उम्मीद किया, बढ़िया बात है, एब्सोल्युटली राइट। और मार्जिन देखो, मैं यहाँ भी देख ही लेता हूँ कितने मार्जिन है इनके, नियर टर्म 10 साल के एवरेज यहाँ दिखेगा, ओके, 9% मार्जिन है, राइट। तो यहाँ पे मैं 9% मार्जिन की उम्मीद रखूंगा, लेट मी राइट डाउन हियर 9%, 9.3 जैसा कुछ था, मैं यहाँ 9% रखता हूँ, 9 रिजनेबल, राइट। अब 2030 का क्या हुआ देखने दो मुझे। 2030 में सर को उम्मीद है कि उनका धंधा 19,000 करोड़ हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, राइट, 20,000 करोड़ का टर्नओवर की उम्मीद है हमें इन 2030। लेट मी रिचेक, सही हुआ है सब या? प्रॉफिट मेरे कितने हो जाएंगे, ओके, 2300 करोड़ के। अगर ये प्रॉफिट हुए तो मार्जिन कितने हैं देखने दो मुझे, 12%, राइट। तो अभी इनके एवरेज मार्जिन 9% है, ये अनुमान के हिसाब से 12% मार्जिन है, तो थोड़ा कम होगा, ये तैयारी रखने की, राइट। 2035 और आपकी फेयर वैल्यू कितनी आई, 8,500 अभी भाव क्या है, 2,000 रुपया, राइट, ग्रेट। हमेशा फेयर वैल्यू से आपका भाव ऊपर रहेगा, राइट? बहुत ही कम ऐसे समय होंगे जब आपकी कंपनी के जो प्राइसेस है वो फेयर वैल्यू से कम होते हैं, ऐसा मुश्किल से बुरे समय में होता है, नहीं तो आप उम्मीद रखोगे कि फेयर वैल्यू से भाव आपका डबल ही रहने वाला है ज्यादातर समय पे, राइट। तो ये 9,000 की फेयर वैल्यू मतलब समझ लो 10-15 हजार का भाव होगा सुप्रीम का, बराबर। सो ग्रेट, गुड प्रेडिक्शन सर, बढ़िया काम किया आपने। अब ये लॉन्ग टर्म हुआ है, हम शॉर्ट टर्म अगले हफ्ते सीखेंगे कि क्या यहाँ पे अभी का क्या हाल है, क्या सही में ये हमारी उम्मीद बराबर है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है।
ऑलराइट, इसका भाव कैसा रहा अभी तक का देखने दो। रियल प्राइस लिखा है क्या सर ने? $335 एंड 150 के आसपास का भाव था। अभी कंपनी का प्राइस 2689 है, पर ये असल में 26,000 प्राइस है, 10 गुना हो गया है। तो अंदाजा लगाओ 300 वाला करीबन 30,000 हुआ, कितना गुना बढ़ा ये? ह्यूज वेल्थ। ये एक दो कंपनी नहीं है, कितनी कंपनी ऐसे करके देने वाली, और कितनी कंपनियों ने दोस्तों ये किया है। हमें क्या करना है दोस्तों? हमें सिर्फ इस पे पकड़ चाहिए, ग्रोथ। ये सबसे मैजिकल चीज है। जो व्यक्ति आने वाले समय के इंडस्ट्री का ग्रोथ का अंदाजा लगा सका सही, और कंपनी उसने क्वालिटी ली, समझो पैसा तगड़ा ही बनने वाला है। ऑलराइट, सो ग्रेट सर। लेट मी चेक वन मोर कंपनी। हम और एक जगह पे जाते हैं। सुनीता मैडम ने क्या लिखा है? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर लालपत। या लालपत क्यों इमर्जिंग में है? लेबोरेटरीज, राइट। अभी हेल्थ केयर पे बहुत कम पैसा खर्च होता है, सारे शहरों में नहीं है। दूसरा, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है। सेम लाइक एशियन पेंट, जो एशियन पेंट को फायदा मिला वो लालपत को भी मिलेगा, राइट। क्योंकि पेंट में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ा, यहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ा। पर अब आने वाले समय में लालपत और दूसरी कंपनियां खुद भी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का भी धंधा खा जाएगी, राइट। बहुत से लोग अभी चर्चा में है कि क्या कंपटीटर मारेगी लालपत को। बिल्कुल ये चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कभी कंपटीटर से हारते नहीं है। एक कंपनी मुझे बताओ जिसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों, राइट। योर ऑल कंपनी आर हैविंग कंपटीशन, और कंपटीशन नहीं होगी तो ये क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे और ये रिसर्च भी अच्छा नहीं करेंगे, राइट। जुबिलेंट फूड डेफिनेटली फ्रॉम और इमर्जिंग। क्यों अगेन इमर्जिंग? यस, कौन मुझे समझा पाएगा? जुबिलेंट फूड हो या कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के रेस्टोरेंट हो, इसे हम क्यों इमर्जिंग कह सकते हैं? मैंने जब 10 साल पहले कंपनी ली तब भी इमर्जिंग थी, आज भी मैं इसको इमर्जिंग मानता हूं। मुझे 15-20% की मिनिमम ग्रोथ की उम्मीद है। या कहिए कौन समझाएगा व्हाई इट इज इमर्जिंग? सर इसके पीछे 3-4 रीजन हो सकते हैं। ओके, लाइक जैसे इंडिया की अब स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर राइट, 2, इसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है। और करेक्ट थर्ड, मैडम, ये जितनी भी अभी ये जैसे जुबलेंट आ रही है, ये लोगों की कमजोरी को समझ पा रही है कि घर बैठ करके आपको हम खाना भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो बराबर यंग है, लोग चाहते हैं ये उनके हिसाब से उनको फूड दे रहे हैं, तो उनकी नीड को, उनके पेन एरियाज को ये समझ पा रहे हैं, इसलिए ये राइट, इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करेगी। बराबर है। और इनके पास मार्केट भी बड़ा हुआ, मतलब आपने जो पहले बोला कि अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, बराबर ना? अभी भी ज्यादा पैसा अनऑर्गेनाइज के पास ही जा रहा है। पर राइट। धीमे धीमे जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, और जो अभी के जो बच्चे हैं मिलेनियल्स जिनको हम कहते हैं, उनके तो ये लोग लगते ही नौकरी पे सीधे अच्छे पगार पे है, राइट। तो मतलब ये लोगों की सैलरी बहुत अच्छी, ये लोग कमाते हैं अच्छा है, तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि मैं हाइजीन जगह पे जाऊं, बराबर ना? मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो एक ब्रांड होनी चाहिए, किचन मुझे दिखना चाहिए, राइट ना? तो प्रीमियम डाइनिंग का भी एक सेक्टर है, जैसे ये हमने बोला जुबिलेंट, फिर सफायर, और ये सब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हुई। पर इनके अलावा प्रीमियम डाइनिंग भी जो है, जैसे वो अलग अलग शहरों में होता है, वो चेन नहीं है, पर हर एक शहर में कुछ बरसों से प्रीमियम डाइनिंग रेस्टोरेंट चलते हैं। वो भी बहुत बड़े होंगे और वो भी बढ़ेंगे, पर वो हर शहर में नहीं बढ़ते हैं, राइट। हर शहर में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर चैनल चाहिए, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे, राइट। तो यस, इन्हीं कारणों से वो अभी भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और दूसरा आपने लिखा था सीडीएसएल। सीडीएसएल को क्यों ग्रोइंग कहेंगे मैडम? अरे सॉरी, इमर्जिंग कहेंगे। सर क्योंकि पहले इंडिया में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन अभी राइट, कोविड के बाद मैक्सिमम लोग, और खास करके यंग लोग, वो इस लाइन को समझ पा रहे हैं, एडुकेटेड हैं।
तो अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास भी एक्स्ट्रा मनी है। यस, तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कोविड नहीं, भी कोविड एक बहाना है जी और उसके साथ लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं, राइट। देखो पहले के हमको पता है कि अभी इनकम ही ऑलमोस्ट एवरेज इनकम जो भी आज हम 1,80,000 कर रहे हैं वो एक समय में 10,000 रुपया थी साल की इनकम एवरेज। राइट सर। तो भी वो बेचारे कहाँ खर्चा करेंगे, मुश्किल से एक तो घर का काम ठीक से होता है, तब ये सब एक्सपेंस तो हमने कभी देखे ही नहीं थे वो टाइम पे। अभी ये सारे एक्सपेंस मतलब इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सब जबरदस्त बढ़ेंगे। लेकिन इंश्योरेंस भी एकदम जबरदस्त बढ़ेगा, किसी को सब जानते हैं कि मेरा अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, पर पैसा होना चाहिए। अब जब पैसा है तो इंश्योरेंस का ग्रोथ आप देख रहे हो 15-20% से ये इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, राइट। तो सीडीएसएल को खाली शेयर बाजार के हिसाब से मत देख। अब सीडीएसएल पूरा डिजिटलाइजेशन को होने वाला है, मतलब आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए भी आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप भविष्य में एफडी लोगे बैंक से, वो भी सीमा डीमेट में जाएगी, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पीएफ, जब सबके लिए डीमेट चाहिए तो करीबन आधा भारत 50% इंडिया डीमेट मांगेगा। मेरे ख्याल से मीटिंग में जितने भी लोगों के पास खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आप लोगों को भी मेल आ चुका होगा सीडीएसएल से, गवर्नमेंट से भी, कि आप अपने जो फिजिकल शेयर हो उनको कन्वर्ट कर दो डिमेटेरियलाइज में, राइट। तो प्राइवेट लिमिटेड भी सब कंपनी, अभी जैसे हमारी कंपनियों के शेयर हमारे पास वो स्टैंप पे होते हैं, राइट, डिमेटेरियलाइज नहीं होते हैं, पर अब इतनी सारी प्राइवेट कंपनियों को भी कंपलसरी हो जाएगा डिमेटेरियलाइजेशन। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है जिसका फायदा सीडीएसएल को जबरदस्त मिलना है। दैट इज द रीजन सीडीएसएल इज आल्सो इमर्जिंग, राइट ना, सॉरी इमर्जिंग, या इमर्जिंग। तो ऐसे ध्यान रखो इमर्जिंग कौन से सेक्टर है। इमर्जिंग सेक्टर में भी पैसा पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट। पर उसके साथ ये समझना चाहिए कि इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना वो कभी कभी टूट भी सकती है, क्योंकि उनके मार्जिन बिचारों के कम होते हैं, उनको हर महीना एक्सपांड करना। देखो अभी डीमार्ट का रिजल्ट आया, डीमार्ट का जस्ट अभी, तो डीमार्ट का रिजल्ट अच्छा ही है, पर वो अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि उन्होंने स्टोर बहुत ओपन किए। तो नए स्टोर जो पिछले साल जीरो होंगे धंधे में, इस बार उनका धंधा ऐड हुआ तो धंधे जबरदस्त बढ़े। पर इस बार की डीमार्ट की नेगेटिविटी ये थी कि उनके एग्जिस्टिंग स्टोर, सेम स्टोर बोलते हैं इसको, सेम स्टोर का ग्रोथ अच्छा नहीं आया। तो इन्वेस्टर जो पुराने होते हैं वो पहचान जाते हैं कि भाई तुम्हारे पिछले स्टोर क्या कर रहे हैं, उधर धंधा लाओ नहीं तो अच्छी बात नहीं है, राइट। अब डीमार्ट किस पे काम करेगा? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे भी ध्यान देगा। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ये तो फिर एक एंड गेम है, कब तक स्टोर खुलने वाले हैं? 10 साल तक, फिर क्या, ग्रोथ बंद, राइट। ये मैंने जुबिलेंट में देखा था, करीबन अभी मुझे परफेक्ट साल याद नहीं है, पर 2014, 15, 16 के आसपास उनके धंधे बढ़ रहे थे, मतलब लोगों को लगेगा वाओ सेल्स बढ़ रहे, पर इंटरनल प्रॉब्लम थी कि उनके रेस्टोरेंट थे वो धंधा नहीं दे रहे थे अच्छा, राइट। अब ये आपको डेटा कहां से पता चलेगा? खाली मैं स्क्रीनर पे जाके डेटा देखूंगा तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। रिजल्ट पढ़ने होते हैं दोस्तों, जब भी रिजल्ट आए खाली डेटा नहीं, मैनेजमेंट कमेंट भी पढ़ो, वो वहां लिखते हैं हमारे चैलेंजेस क्या है, राइट। तभी पता चलेगा कि कहां पे चैलेंज है, कहां पे अपॉर्चुनिटी है। उस समय जुबिलेंट को प्रॉब्लम था थोड़ा, 3-4 साल तक कंटिन्यू उन्होंने कंटिन्यू काम किया सेम स्टोर सेल्स बढ़ाने का। अभी उनके पुराने स्टोर भी अच्छा कर रहे हैं, नए भी अच्छा कर रहे हैं, ऑलराइट। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री को ये चैलेंज होता है। तो आप अगर 100% पैसा मेरे पास 100 रुपया में डालने वाला हूं, आप 100 को 1 करोड़ गिनो, 50 लाख गिनो या कुछ भी गिनो, पर वो 100 रुपया अगर मैं 100% इमर्जिंग में डालूंगा तो उसका एक फायदा है दोस्तों। फायदा नंबर 1 क्या है? वो ग्रोथ जबरदस्त करेगा, मतलब इकोनॉमी बूम होगी ना, पैसा अपना ऐसा बढ़ेगा जैसा एकदम सोचा नहीं होगा, जबरदस्त ग्रोथ। पर स्पीड ब्रेकर भी बहुत आएंगे। क्यों?
क्योंकि इमर्जिंग लॉसेस में भी आ सकती, कम मार्जिन होते। तो इसीलिए हमें हमारा पोर्टफोलियो कैसा मिक्स होना करना चाहिए, इमर्जिंग भी हो ताकि Growing हमें भी हो। ग्रोथ मिले, या और ग्रोइंग भी हो, क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनियां लॉस करने वाले ही नहीं है। इतने तगड़े मार्जिन होते हैं उनके कि जब इकोनॉमी बुरी होती है, अब जैसे ये आपके सामने ये 12% का मार्जिन 5% हो जाएगा जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, वापस रॉ मटेरियल के दाम गिरेंगे, ये वापस 12-15% हो जाएगा। तो ये 12-15, 6 और 12% में खेलेगी। पर वो जो कंपनियां जो 4-5% पे खेल रही है वो जीरो हो सकती है। इसीलिए दोनों कंपनियां रखो, ये आपको आज भी प्रॉफिट अच्छा देगी, आपको समतोल बोलते हैं ना, वो एकदम स्मूथ ड्राइव देगी आपको, राइट। ये कम बढ़ेंगे, ग्रोथ इनके 12% मिलेंगे, पर आपको हर साल कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा। तो अगर हम मिक्स रखते हैं अपना पोर्टफोलियो, ग्रोइंग इंडस्ट्री और इमर्जिंग दोनों का, तो ड्राइव हमारी स्मूथ रहती है, ग्रोथ भी मिलता है, राइट। क्या नहीं रखने का, डिकेइंग डिकेइंग नहीं रखना। या डिकेइंग से दूर रहने का एकदम, राइट। सर यही चीज ना जोमेटो में आज मैं देख रही थी, उनकी सर सेल तो बहुत इंक्रीज हो रही है, 10 राइट, टाइम्स उनकी इंक्रीज हुई है, लेकिन सर बराबर है। उनके प्रॉफिट बिल्कुल हमेशा से ही माइनस में है। हाँ बराबर है मैडम, क्योंकि अगेन वो इमर्जिंग है, हम्म। राइट। उनके जो इन्वेस्टर को पहले से पता है कि हम प्रॉफिट कब करने वाले हैं, राइट। उन्होंने ये कहा हुआ है कि इस साल Q4 में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, या मैक्सिमम अगले साल Q2 तक हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो राइट। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम हाँ, लोगों को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या हम लोगों को Q1 या इस साल का Q4 राइट। के बाद इन्वेस्ट करना देखो चाहिए? क्या करना चाहिए मैडम, अगर आप इस नेगेटिविटी से सजाग हो, मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये लेकिन ग्रोथ, फ्यूचर ब्राइट है। ग्रोथ कितना दे रहा है आपको, ये 50 to 100% का ग्रोथ देता है मैडम। मतलब इनका धंधा 50-100% से बढ़ता है, जो दूसरों का बढ़ने वाला नहीं है। तो मुझे सेल्स ग्रोथ में। मिलेगा या सेल्स ग्रोथ, देखो ये देखते ही देखते 5,000 करोड़ के टर्नओवर पे आ गए। राइट अब सर। 5,000 यानी क्या, ये सुप्रीम, ये कौन सी कंपनी है, सुप्रीम, ये अभी मैडम 7,000 करोड़ है। सोचो कितने सालों के कितनी बाद? पुरानी कंपनी है, और वो कंपनी का ऐसा क्या है कि वो 5,000 करोड़ पहुंच गए, वो इमर्जिंग। ग्रोथ है, राइट। पर इसके पास ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, और जोमेटो के पास है ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है क्या, नहीं सर, इतना नहीं, लॉस है उनके पास। लॉस है। तो अगर जोमेटो में मैं निवेश करता हूं, मुझे पता है वो 5 से 10,000 करोड़ भी होने वाली है, लोग सोचेंगे उससे पहले। पर मुझे चैलेंज क्या है, वो प्रॉफिट नहीं करती, अंधेरा है सामने। तो जब तक प्रॉफिट नहीं करेगी तब तक वैल्यूएशंस बढ़ेंगे इनके, नहीं बढ़ेंगे। वैल्यूएशंस उनके बढ़ने वाले नहीं है। अब इन पे प्रेशर रहता है कि अब तुम कब आओगे प्रॉफिट, राइट। कंपनी ने आईपीओ के समय पे भी बोला था हम 2-1 साल में आएंगे, अभी भी इन्होंने इस साल, इनके देखो जो कमेंट होते हैं ना वो कंसिस्टेंट है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, ये मैं बता सकता हूँ। ये गलत बात होती है गलत कह देते हैं, अच्छा होता है अच्छा बोलते हैं, राइट। मतलब गलत चीजें इनकी ओर से कभी हमको मिली नहीं है सिंस आईपीओ। इन्होंने कहा कि हम Q4 में प्रॉफिट करेंगे, इसका मतलब ये कि ये साल भी ये लॉस ही करने वाला है, हम्म। राइट। तो Q4 के प्रॉफिट करने से थोड़ी ना प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो तो एक ही क्वार्टर हुआ, हम्म। राइट। पर अगर ये Q4 में प्रॉफिट करते तो अगला साल आपका सुनहरा है, नेक्स्ट ईयर आपको सीधा जंप किधर मिलेगा पता है, मान लो नेक्स्ट ईयर ये 6,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और 3% का मार्जिन होता है मैडम, 3% अंदाजे से कंपनी 3% के मार्जिन पे पहुंच जाती है। तो यस, अगेन चैट बॉक्स इज ओपन, मुझे बताओ अगले साल हम जोमेटो से कितनी उम्मीद करेंगे प्रॉफिट की, अगले साल 6,000 करोड़ का अंदाजा रखो धंधे का, 3% का मार्जिन, कितना प्रॉफिट बताओ, 100 करोड़ पार। तो 100 करोड़ पार तो अच्छी चीज है। देखो सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, अब उनकी बुक वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, नहीं तो हर साल डिक्रीज होती जाएगी लॉस में। अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो मतलब अब से बुक वैल्यू इंक्रीज होना चालू, बुक वैल्यू इंक्रीज मतलब वेल्थ क्रिएशन शुरू, बराबर है।
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ध्यान में रखो। अभी अंधेरा है, आपको अगर Q4 में प्रॉफिट नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है, तो मैं इसमें 5% पैसा नहीं डाल सकता हूँ। मैं 5% किधर डाल सकता हूँ? TCS में डाल सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी लॉस नहीं कराएगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है, राइट। HDFC बैंक, जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, वहां पे हम बड़ा स्टेक रख सकते हैं। जोमेटो में हम एक तीर लगा रहे हैं, नहीं किरण भाई? आपने लिखा है जोमेटो में हाई डेप्ट है। सर, जोमेटो डेप्ट फ्री कंपनी है किरण भाई, उनके ऊपर 1 रुपए का डेप्ट नहीं है सर। यही उनकी एक खूबी है। देखो, वो लॉस डेप्ट के कारण नहीं करते किरण भाई। वो डेप्ट लॉस क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जोमेटो को ये पता है कि अभी इंडिया में 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। कितने लोगों के पास? 80 करोड़ लोग आपके इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पर इतने लोगों के पास ऐप में डाउनलोड नहीं है जोमेटो। तो जोमेटो हर नए शहर में लॉन्च करता जाता है और उसका टारगेट है जिसके पास स्मार्टफोन उसमें मैं होना चाहिए। तो ये लोगों का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड बहुत हाई होता है, राइट। कितना होता है पता है? अगर जोमेटो 6,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी ना, ये 1,000 करोड़ तो एड में डाल देते हैं, राइट। ये प्रॉफिट में कब आएंगे? जब इनका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस धीमे धीमे ये कम कर पाएंगे, बराबर ना। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है। लॉस कर रही है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं। ऑलराइट, चलो, हमें पता रहे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारी कंपनियों के। ओके, तो मैं यहाँ सुप्रीम से बाहर निकल गया। चलो, सुप्रीम से उम्मीद करेंगे अच्छा ग्रोथ करेंगे। और अभी आप में से किसी ने आयरन पाइप्स भी लिखा था, राइट। पर अभी आयरन पाइप्स को ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं धीमे धीमे। हर जगह पे प्लास्टिक पाइप्स होने वाली है। तो आयरन पाइप की कंपनियों से ज्यादा अच्छा किसका भविष्य है? प्लास्टिक का। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड 2 कंपनीज। और एक तीसरी कंपनी भी सर ने लिखी थी, कौन सी थी देखने दो मुझे। विच कंपनी वाज दैट? लेट मी चेक योर चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। ओके, HDFC, लेट मी ओपन HDFC। वैसे HDFC तो अभी निकल जाएगी अगले जून में, राइट। पर फिर भी इसका बिजनेस तो है ना, समझना चाहिए हमें इनसे। देखो, मैं 2 कंपनी साथ में आपके साथ शेयर करता हूं। एक HDFC है, और HDFC लाइफ किधर है? दूर है क्या यहाँ से? देखने दो। ओके, कोई बात नहीं। सो हियर आई हैव ओपन्ड HDFC। ये वो जमाना था जब लोगों की इनकम नहीं थी, तो लोग घर कम खरीद पाते थे, राइट। घर मकानों की कीमत कम थी। अब 2,000 करोड़ का टर्नओवर था, 500 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। पिछले साल धंधा कम हुआ, 24,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। कितना ग्रोथ दोस्तों, जबरदस्त। इसीलिए इसने, मैंने बहुत इन्वेस्टर से मैं मिला हूं अलग अलग शहर में, जो ये कहते हैं कि मैंने बेटी की शादी पूरी HDFC से की, मैंने ये घर खरीदा पूरा रिलायंस इंडस्ट्री से खरीदा। ऐसे कई लोग मुझे मिलते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कंपनियां सफल हुई धंधा बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में। अब HDFC जो है ना दोस्तों, ये हाउसिंग फाइनेंस की एशियन पेंट है। सबसे बड़ा मार्केट किसका है पता है हाउसिंग फाइनेंस में? HDFC का है। उसके बाद बाकी की सब कंपनियों का नंबर लगता है। अब अगर आपको ये लगता है कि आने वाले समय में लोग लोन नहीं लेने वाले हैं, मकान नहीं बिकेंगे, तो ये कंपनी का भविष्य नहीं है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, आने वाले समय में हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं? अगर हाँ, तो मुझे दोस्तों चैट बॉक्स में बताओ आप कितना ग्रोथ उम्मीद करते हो। यस प्लीज, व्हाट आर योर एस्टिमेट्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया? व्हाट आर माय ग्रोथ एस्टिमेट? देखो, पिछले समय में ये 20-20% से पड़े हैं, देख रहे हो ना आप लोग। 20% इज एन अमेजिंग ग्रोथ। देखो, सबसे तगड़ा ग्रोथ रिटेल फाइनेंस में होगा।
मतलब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, रिटेल फाइनेंस जो एसी पे भी लोन देती है ना, वॉशिंग मशीन पे भी। सेकंड नंबर का ग्रोथ आपको हाउसिंग फाइनेंस में दिखना चाहिए। पर अगर कोई ये कहे कि मुझे लगता नहीं है कल हाउसिंग फाइनेंस चलेगा, तो बात गलत है, ये हजम नहीं होगी। क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्बनाइजेशन होने वाला है वो अब इंडिया में होने वाला है, राइट। तो 12-15% जितेश भाई टंडेल ने जो लिखा है, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही लिखा है। इतना ग्रोथ तो मैं उम्मीद करूंगा हाउसिंग फाइनेंस से, राइट। तो अब मेरी ये कंपनी का होगा क्या? आज ये अगर 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, और कितना एस्टिमेट लिया है सर ने? 20%, 21%, बराबर। थोड़ा कंजर्वेटिव रहे अगर, राइट, तो 15% ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे। कंजर्वेटिव हमेशा सोचने का कैसा पता है? कम उम्मीद, कम की रखो, मिलेगा तगड़ा तो मजा आएगी, बराबर ना। मैं यहाँ पे उम्मीद रखूंगा, चलो 15% एक कंजर्वेटिव मैंने डेटा लिया। 21% से जब सर ने गिना तो 2030 में ये 6 लाख करोड़ का धंधा करेगी। नाउ लेट मी टेल यू दोस्तों, दुनिया भर के डेवलप कंट्री की जो हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां है, वो आज 5-5 लाख करोड़ का धंधा करती है। और इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कितना धंधा कर रही है? ये 1.5 लाख करोड़ जो लिखा ना आपने, उसमें आधा धंधा तो दूसरी कंपनियों का है। मतलब लाइफ का ना, जनरल का ना, एएमसी का ना, क्योंकि वो सबकी होल्डिंग है एचडीएफसी। रियल टर्नओवर इनका 75,000 करोड़ के आसपास का है हाउसिंग फाइनेंस, राइट। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। आप किसी को कहो कि भारत की सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी 75,000 करोड़ का धंधा करती है, तो एक गरीब कंपनी हुई है। तो दोस्तों आप इसे क्यों न 5-6 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखो, क्योंकि दूसरी डेवलप कंट्री की कंपनियां इतना प्रॉफिट कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां दोस्तों 2-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। देयर इज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन एचडीएफसी, and now if HDFC is going to merge in HDFC Bank, there will be double growth potential in HDFC Bank, right? एक बड़ा मर्जिंग ये होने वाला है। सो यू ग्रेट एस्टिमेट। देखो सर ने यहाँ पे बता ही दिया, लाख करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। ह्यूज प्रॉफिट होगा। आपका फेयर वैल्यू 12,000 का है, 13,000। जब मैंने ये कंपनी खरीदी थी, स्प्लिट बोनस नहीं था उस समय भी, इसका भाव बहुत बढ़ा था, राइट। तो लोग कहते थे अरे इससे तो अपनी वो LIC ले लेते हैं, राइट। या LIC अच्छी कंपनी है दोस्तों, जब से पैदा हुई LIC उसने कभी लॉस नहीं किया है। सो LIC इज गुड कंपनी। पर आप में से कितने लोग सहमत होंगे इस बात से कि LIC HDFC जैसी एग्रेसिव नहीं हो सकती? क्या होगा कभी LIC HDFC जैसा एग्रेसिव उम्मीद रख सकते हो आप हाउसिंग फाइनेंस में? नेवर एवर यार। इधर तो इनको गलती से पता चल गया मेरे को लोन चाहिए, तो देखो फिर कल से क्या फोन आने चालू हो जाएंगे। क्या आप LIC से ये उम्मीद करोगे कि ऐसा वहां पे होगा, या आपको बार बार वहां जाना पड़ेगा, राइट। तो एकदम क्लियर है दोस्तों, दिस इज द लीडिंग। सेकंड नंबर पे आपकी ICICI की कंपनी आती है, यहाँ पे ICICI होम फाइनेंस, और फिर दूसरी सब कंपनियों के नंबर लगते हैं, बराबर ना। तो मैंने पैसा डाला इधर यार, कैसे नहीं बनने वाला है पैसा? 50% ये लोग दोस्तों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो हमारा जो सेशन था, किस पे था दोस्तों? अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ दो चीजों के आधार पे कि ये कंपनी का धंधा कितना बढ़ेगा, राइट। अगर आपका अंदाजा है GDP से ज्यादा धंधा बढ़ेगा, मस्त पैसा बनेगा। आमरा राजा बैटरी, ये दोस्तों किस पे डिपेंड है? ऑटो पे डिपेंड है। खुद ऑटो लो ग्रोथ कर रहा है। मैं ऑटो से 12% से ज्यादा ग्रोथ की कभी उम्मीद रखूंगा नहीं दोस्तों, राइट। तो ऑटो में बैटरियां लगेगी, राइट। तो यहाँ पे मेरी उम्मीद कितनी होनी चाहिए? 12%। उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं उम्मीद करेंगे, पर 12 भी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, गुड। अपोलो हॉस्पिटल, चलो कितना, चलो ग्रोथ लिखो, ग्रो यहाँ पे चैट बॉक्स में, मैं हॉस्पिटल से कितना ग्रोथ उम्मीद करूं? यस प्लीज, सुन लो मेरी बात,
ये वो हॉस्पिटल है जो पूरे भारत में फैल रही है, पूरे इंडिया में ये लोग जगह जगह जा रहे हैं, इनके पास लिस्ट है कौन सा सिटी पैसा खर्च कर सकता है, राइट। दोस्तों बीमारी सेम हो, बीमारी सेम हो, एक शहर के लोग 5 लाख खर्चेंगे, दूसरे शहर के लोग 15 खर्चने में सक्षम है, तो किधर डालने में समझदारी, सर्विस की बात नहीं चल रही, रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट। तो अपोलो हॉस्पिटल ये चीज में बड़ी स्मार्ट है, कोई डाउट नहीं, 15% से ग्रोथ कम दिखना ही नहीं है आपको, क्योंकि अभी तो बहुत भारत बाकी है। एशियन पेंट हमने देख लिया, एस्ट्रल पाइप 15% ग्रोथ, बजाज ऑटो चलो 2-3 व्हीलर का कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे, यस प्लीज 2-3 व्हीलर 10%, विजय भाई सही बात, यहाँ पे मैं 15-20% थोड़ी ना उम्मीद करूंगा, राइट। तो 10-12% इज इनफ। बजाज ऑटो इज अ डेट फ्री कंपनी, और देखो ये कंपनी को पता है हमको कितना ग्रोथ मिलने वाला है, इसलिए ये लोग दूसरी दूसरी कंट्रियां पकड़ रहे हैं, इंडोनेशिया, राइट। ये अलग अलग कंट्री में धंधा करके अपना ग्रोथ बढ़ाएंगे, पर मैं 12% उम्मीद रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं। बजाज फाइनेंस बताओ चलो कितना ग्रोथ, रिटेल फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस से हम क्या उम्मीद करें, यस प्लीज। इसमें बजाज सबसे बढ़िया कंपनी है, विजय भाई 8-10 नहीं, नहीं 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 नहीं, देखो क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ पीबी रिटेल फाइनेंस का मानोगे 30% से बढ़ रहा है, कितना 30%, अमेजिंग। मतलब बजाज फाइनेंस है तो आपको 15-20% से ग्रोथ, नीचे के ग्रोथ की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, जबरदस्त ग्रोथ मिलना चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री चलो किसकी कंपनी है ये, कौन सा सेक्टर है, बोलो बोलो बोलो, आयरन टायर, एंड सेक्टर है क्या, टायर हाँ, की। टायर, क्या बात है, ग्रेट। तो टायर में हम कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे, टायर का पेरेंट का इंडस्ट्री क्या हुआ, ऑटो, राइट। ऑटो का अगेन ग्रोथ कितना, 10-12%, पर बालकृष्ण पूरी दुनिया में माल बेच रही है। सर ये स्पेशल किस्म के टायर शायद बनाते हैं, क्या स्पेशल मतलब, हाँ इनके वो हम ऑफ हाईवे टायर बोलते हैं ना, वो वाले, जी जी तो इसमें ये लोग लीडर है, दुनिया भर में लीडर है, जी। और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर मैं बालकृष्ण की बात हुई है तो आज हाँ, मैं पी देख रही थी किसी के भाई बहन के उसमें, तो हाई ओके, पी 35 था सर, लो पी हाँ, वहां पर 21 था। तो सर राइट, मैंने आज का, जब मैं मेरे को लेना था ये, तो हाँ, लेकिन आज ये पी 26 दिखा रहा था, तो बराबर इज है। इट ओके टू बाय या अभी हम लोगों को वेट करना चाहिए, अभी महंगा है ये नहीं मैं समझ पाई। मैडम पहली चीज तो अभी बाजार 12 महीने से टूटा हुआ है, तो आपको ज्यादातर चीजें सस्ती मिलेगी, ओके ज्यादातर मैडम, तो मतलब लेने में कोई भी कंपनी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सब सस्ता, ओके राइट। अभी आपने 26 का पी देखा ना, ये जी आपको 35 के पी हो जाएगा जब तेजी आएगी तब, राइट। बराबर, लेना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, पर उम्मीद कितनी रखेंगे ग्रोथ की, इसमें सर बहुत आराम से 14, 15, 16 तक की हम उम्मीद कर कर सकते हैं सकते मैडम। हैं, हाँ जी। देखो वैसे हम इससे 12% उम्मीद करेंगे, पर ये एग्रेसिव है, ये अलग अलग कंट्री में धंधा हर साल नया नया प्लांट लगाते जा रहे हैं, राइट। तो राइट यस सर, 12% प्लस उम्मीद कर सकते हैं, और इनकी ब्रांड इमेज है सर। यस यस, कोई डाउट नहीं, डेप फ्री कंपनी, कभी नुकसान नहीं किया इन्होंने, बढ़िया ब्रांड है ये, राइट। बीएल से क्या उम्मीद करें, डिफेंस बोलो बोलो, डिफेंस क्या कर सकता है इंडिया में, या अच्छा कर सकता है सर, पर कितना परसेंटेज में, नंबर में ग्रोथ, 15 से 18% सर, बहुत आराम से। एब्सोल्यूट, जी एकदम। आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर से अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। जब हम लोग निवेश करते थे तब हमने बीईएल से 12% की उम्मीद रखी थी, क्योंकि वो जमाना मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा कहे कि डिफेंस का जोरदार ग्रोथ आएगा, हमको खाली बजट के समय उम्मीद होती थी कि साल फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अच्छा खासा एलोकेट करे, पर अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि इंडिया पावर बनता जा रहा है, राइट। तो डिफेंस 12-15% ग्रोथ मिलना चाहिए, डेप फ्री कंपनी, अच्छा रह सकता है। भारतीय एयरटेल, यस प्लीज, क्या ग्रोथ उम्मीद करें, टेलीकॉम से बताओ, गुड ग्रोथ सर। या पर फिगर फिगर में मैडम, सर 14 से 16% तक शायद। ओके, 16 थोड़ा ज्यादा है, ओके 12% बराबर है इनके लिए, ओके बराबर ना। देखो वैसे देखा जाए तो जियो ने ग्रोथ 100% का किया है, मतलब 50 से 100% का उनका ग्रोथ हुआ, और भारती को
3 दशक होने को आ गए, वो भी 8 लाख करोड़ कर रहे हैं। जियो 4 साल हुए, वो भी लाख करोड़ कर रहे हैं। भारतीय दुनिया भर में लाख करोड़ कर रहा है, मतलब साउथ अफ्रीका और सब मिला के जियो खाली भारत से लाख करोड़ कर रहा है, राइट। तो ग्रोथ अच्छा उम्मीद इसलिए करेंगे क्योंकि 5G भी लॉन्च हो गया है, राइट। तो टेलीकॉम में ग्रोथ रहे ना चाहिए, पर मैं 12% ग्रोथ की उम्मीद रखूंगा, बराबर है। बिस्किट से क्या उम्मीद रखे, चलो ब्रिटानिया हो या कोई भी कंपनी बिस्किट की हो, क्या ग्रोथ उम्मीद करें हम लोग बिस्किट से? मैं डेटा बता दूं, इंडियन डेवलप कंट्री से आधे बिस्किट खाते हैं। हमें लगता है कि हम बिस्किट खाते हैं, पर कम पैसा खर्चते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में प्रीमियम बिस्किट आपने देखे बहुत से आए। क्यों कंपनियां प्रीमियम बिस्किट पे आई? समझ गए ये लोग, पैसा है जेब में तो निकल नहीं वाला, राइट। तो डेफिनेटली देखो, पार्ले जी लेट आई प्रीमियम। पार्ले जी वो बरसों से वही बिस्किट बनाते थे, राइट, ग्लूकोन डी। ब्रिटानिया ने पहले प्रीमियमाइजेशन पे आए, तो ब्रिटानिया पहले बड़ी बन गई। ब्रिटानिया का ग्रोथ जबरदस्त है, अच्छी कंपनी है, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास बिस्किट में, राइट। कैम्स सेम सीडीएसएल जैसा ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं हम कैम्प से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना ग्रोथ करेगी वैसा। जैसे हमने ये 10 उदाहरण देखे ना दोस्तों, वैसे ही एक एक कंपनी पे जाओ, पूछो ये कौन सा इंडस्ट्री है, मैं कितना उम्मीद करूं, राइट। डेल्टा को देखो, कितना लोग घूमने जा रहे हैं। अभी दिवाली आई ना, ये मैं हाईवे पे आज क्यों फंसा हुआ हूँ, क्योंकि सब हाईवे जबरदस्त पैक, मतलब इतना ट्रैफिक हर जगह पे है। मतलब ये लोग घूमने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, दिवाली आ गई, धमाकेदार ग्रोथ। डेल्टा को, वंडरला, मतलब टूरिज्म एंड ट्रैवल का आपके पोर्टफोलियो में एक योगदान होना चाहिए। उसमें भी अगर डेप फ्री कंपनी मिले, डेल्टा इज डेप फ्री, वंडरला इज डेप फ्री, तो कमाल हो जाएगा दोस्तों, पैसा बनेगा, राइट। ये प्रश्न हर एक से पूछना। हम नेक्स्ट वीक और इसको थोड़ा डेप में देखने वाले। दूसरा चैप्टर नहीं होगा नेक्स्ट वीक, इसी चैप्टर में हम नियर टर्म ग्रोथ देखेंगे। नियर टर्म, अभी हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म, पर लॉन्ग टर्म से ज्यादा नियर टर्म भी इंपॉर्टेंट है। पहले आपका हाईवे क्लियर होना चाहिए, राइट, कि भाई मेरे को किधर पहुंचना है, क्या ये कंपनी मुझे 12-15% का ग्रोथ देगी, यस, फिर ले लो। फिर नियर टर्म ट्रैक करते जाओ, जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आप सोच रहे हो वैसा ही ग्रोथ मिलता जाए, स्टेक बढ़ाते जाओ। आप सोच रहे हो गड़बड़ हो रही है, स्टेक घटाते जाओ। वे बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपल, राइट। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, नेक्स्ट वीक हमारा किस चीज का है, नेक्स्ट वीक की सर नियर फ्यूचर का प्रॉफिट्स का, या नॉट लॉन्ग टर्म। नियर टर्म, और ये बड़े काम का एकदम इम्पोर्टेंट, बराबर। सर जैसे जैसे हम आगे क्या? बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है हाँ जी, पूरे ग्रुप के साथ यही होगा। तो हाँ जैसे आज हाँ, मैंने पी देखा, लो पी है एप्ले का, ले लो। तो हर राइट, हर वीक में ना सर काफी मैच्योरिटी मिलती जा रही है, और समझ में आ रहा है कि क्यों आप बिहेवियर साइंस पढ़ा रहे हैं, क्यों आपने डिमांडिंग इंडस्ट्री पर गए, फिर टॉप क्वालिटी राइट, पर गए। तो हर वीक ना मुझे लगता है हम सबका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। राइट। और यही अस, होगा मैडम। और जी अभी अभी शुरुआत है, राइट। अभी आप लोगों को क्या है ना, कि खाली मैं बोल बोल कर रहा हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, अभी अनुभव नहीं है, राइट ना। अब जब इसमें अनुभव भी ऐड हो जाएगा ना, आने वाले 2-3 साल में ये मैच्योरिटी लेवल 7वें और बढ़, आसमान, राइट सर। मतलब आपको पता होगा कुछ प्रॉब्लम हो रहे तो भी आपको समझ में आ रहे हैं, चलो ये प्रॉब्लम है, कोई बात, ये ऐसा होगा। तो आपको जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पता चल जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, सब आसान हो जाता है, सर मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था, हाँ हाँ, उसमें आपने बहुत अच्छा बताया था कि आपका कंपटीशन किन लोगों से है। दैट वाज वंडरफुल वीडियो। तो सर आप बिलीव नहीं ओके करेंगे, मैं अपना पोर्टफोलियो छोटा सा ही है जो मैनेज करती हूँ, तो रियली ओके, आई एम सो मच हैप्पी टू से सर कि मेरा जितना भी पोर्टफोलियो है उन हाँ सबके हाँ, अंदर सर एफआई का और डीआई का पैसा काफी है, और पब्लिक का राइट, पैसा बहुत कम है। तो आई वाज बराबर है, वेरी हैप्पी सर आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो कि हम लोग राइट, सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। तो आई वाज रियली वेरी हैप्पी। सो राइट, ऑल दैट क्रेडिट गोज टू यू सर।
और सर आपने एक वीडियो में बोला था, हमारे स्टूडेंट हैं आपके कोई जिन्होंने हर सेक्टर के ऊपर सर काम किया है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी पूरे ग्रुप की तरफ से, अगर हमें वो वाली शीट मिल जाती तो राइट काफी इंडस्ट्रीज पर हम टाइम कम होने की वजह से काम नहीं कर राइट पाते हैं, तो अगर सर आप इसी में हमारा अगर वो शीट दे दोगे तो हम सबको बहुत हेल्प होगा। राइट। मैंने जैसे प्रसाद को भी फोन हाँ किया हाँ, था। आपका ये जो ग्रुप है ना मैडम, एक मिनट जी मेरे को देखने दो। आपके ग्रुप में मेरे को लगता है अमरजीत सर ने तो सारी कंपनियों पे रिसर्च किया हुआ है, तो सर वो राइट? तो शीट कहाँ पर है? अभी अमरजीत सर, सर हाँ जी, देखो डिमांड है सर आपकी। अमरजीत जी शीट प्लीज शेयर कर दीजिए। मैडम ऐसे है, लेट मी फर्स्ट रीचेक इट अगेन बिकॉज अभी कुछ थोड़ा सा कई जगह गलती बताई सर ने, वो रीचेक राइट, करके देन आई विल सर्कुलेट दैट। प्लीज ओके, वी विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू अमरजीत राइट। जी, अगर आपको डाल दोगे हाँ तो काफी हेल्प हो जाएगी हम लोगों को। वैसे जब वर्कशॉप खत्म होगा ना, तब हम क्या करेंगे, ये सारे डेटा एक बार डाउनलोड करके दे देंगे, ताकि ओके क्या है ये भी हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट अपडेट करते हैं तो मैं भी उसमें डालता हूँ, है राइट ना। कोई सर। भी कंपनी में वो स्प्रेडशीट क्यों देता हूँ, मुझे पता है ये जो एकदम जो नए लोग होंगे ना, मतलब जो अपनी दुनिया से बाहर है, उनको ये स्प्रेडशीट काम नहीं लगने वाली है, क्योंकि उनको उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। क्या देख के करेंगे, धंधा ना प्रॉफिट ना ये सब। पर आप सब लोगों को वो समझ में आ जाएगा, राइट? तो जितना भी व्हाट्सएप में डेटा आता है ना, अलग अलग स्टूडेंट भी कुछ कभी रिसर्च करके डालते हैं, वो सब भी डाउनलोड करके रख देने का, एक ड्राइव बना देने की, ओके राइट? और वो ड्राइव में एक जगह पे सेव कर देने का, डेफिनेट सर, मैं हम वो जरूर सब करेंगे, क्योंकि ये या डेटा हम लोगों को ना बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सर जो आपने जो दिवाली पिक का जो वीडियो बनाया, जितनी खूबसूरती से आपने दिवाली की डेफिनेशन दिया था, दैट वाज अमेजिंग सर, रियली बहुत थैंक यू बहुत मैडम। अच्छे तरीके से सर आपने समझाया, मजा आ गया उस वीडियो को देख करके, एक और कॉन्फिडेंस मिला सर। राइट, ग्रेट मैडम, धन्यवाद। सो एवरीबॉडी रेडी ने फॉर नेक्स्ट वीक, है ना? विजय भाई ने हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दिया है, या हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कल ही है पहली तारीख, पहली तारीख, मतलब अपने अपने शास्त्रों के हिसाब से कल नया साल है, बराबर? या पीयूष सर, हाँ जी, कहिए सर, हाँ कहिए कहिए। सर, ये HDFC का जो फेयर वैल्यू है उससे जो अभी प्रेजेंट रेट है वो काफी हाँ, कम है कंपैरेटिवली। बराबर, तो शुड वी राइट। गो इन फॉर HDFC और शुड वी गो फॉर HDFC बैंक, बिकॉज अभी अगले साल मर्ज हो जाएगा उसमें। सर अभी HDFC लेके कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आप करेक्ट। HDFC लोगे, वो भी HDFC बनने वाले हैं। पर उसका जो जो उसका अमेलगमेशन का रेशियो है सर, उस रेशियो के मुताबिक HDFC वर्क्स आउट टू बी चीपर। थोड़ा बहुत फर्क होगा, क्योंकि ये बार बार अपने साथ ही रहेंगे। मतलब कभी ऐसा हो जाएगा कि चलो HDFC का भाव ज्यादा नहीं बढ़ा और हाँ जी। आपको वो स्प्रेड मिलेगा, राइट? पर वो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा होगा, राइट? ये कब स्प्रेड होता है पता है, जब कंपनी लॉन्च करती है ना कोई भी, जिस करेक्ट। दिन जैसे HDFC और HDFC बैंक ने बताया कि हम मर्ज करेंगे, वो 2-3 दिन स्प्रेड बड़ा होता है, फिर इन्वेस्टर जान जाते हैं, तो वो स्प्रेड होने नहीं देते बहुत, ओके। वो डिफरेंस नहीं रहता। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी भविष्य में दूसरे कोई कंपनी में मिले ना, तब तुरंत गिन के कर लेने का, वहां पे आपको अच्छा स्प्रेड मिलेगा, ओके, राइट? पर ठीक है सर। अभी कोई नहीं है, अभी तो सब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट HDFC बैंक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बराबर ना? ठीक। ठीक, थैंक यू सर। ओके, सो लेट अस एंजॉय दिवाली, राइट? और कल हम लोग नया एपिसोड अपडेट कर देंगे, और नेक्स्ट वीक हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे, राइट? कोई क्वेरी है सर आपको? हैंड रेस किया सर, अमरजीत सर ने हैंड क्लियर, रेस किया होगा, क्लियर, या क्लियर होगी सर। हो गए ना? हाँ जी। ओके, ग्रेट। सो get ready for next week, right? And thank you very much and best of luck to everyone. जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।